अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का 4th पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वो नावल पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने पिछले नावल में रीड किया था कि दारान को कैसे प्रोडक्शन वाले ट्रैप करते हैं, और लेकिन दारान तो फिर दारान ही है। वो कैसे उनका ट्रैप उन्हीं पर उल्टा कर दिया था, और कैसे जोई को सालों से की गई दुआएं कबूल हुई थी और वो इतने सालों बाद दारान से मिली। आगे का अब पढ़ते हैं, चलिए। ये किसी होटल के कमरे का खूबसूरत टेरेस था। दारान सफ़ेद शर्ट और गिरे पैंट में मलबूस, एक घुटना ज़मीन पर टिकाए हुए उस लड़की के हाथ थामे उसके सामने बैठा था। लड़की लज्जाते और मुस्कुराते हुए गुलाल हो रही थी। ये लड़की वही थी, मैरून गाउन, दिलकश सरापा, सनोली रंगत और बड़ी आंखों वाली लड़की। दारान इस लड़की का हाथ थामे कुछ बोल रहा था। आवाज़ वाज़ा थी। यू आर दी वन आई वॉन्टेड टू फाइंड यू। Till date, I need you all my life, from this day on till the rest of my life. Will you marry me? आप वही हैं जिनको मैं ढूंढना चाहता था। ये बताना कि मुझे इस दिन से लेकर अब तक सारी ज़िंदगी आपकी ज़रूरत है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? दारान के अल्फाज उसके दिल की गहराइयों में मौजूद जज्बात की अक्कासी करते हुए महसूस हो रहे थे। लड़की ने खुशी से अपने चेहरे को हाथों से ढाँपा। ये मशरक़ी लखाजत का अंदाज़ उस पर जच रहा था। वो अब ज़ोर ज़ोर से सर को अज़बात में हिला रही थी, मतलब वो दारान का प्रपोज़ल कबूल कर रही थी। इसके बाल ऊंचे से जोड़े में मुकीद थे। वो बड़ी पेशानी वाली दरमियानी कद की लड़की, आम सी नकोश, कोई अलग बात खोजने से भी नहीं मिल रही थी। दारान ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए एक अदद अंगूठी बरामद की थी। अंगूठी उसकी अंगश्ती उंगली और अंगूठे के पूरे के दरमियान में चमक रही थी। और फिर उसने मोहब्बत और नरमाहट से वो अंगूठी लड़की की उंगली में पहनाने के फ़ौरन बाद उसके मुकाबिल खड़े होते हुए उसकी पेशानी से सर जुड़ा लिया था। धीरे से उसकी कमर का गर्द बाजू हाइल करते हुए उसके कान के करीब पता नहीं क्या सरगोशी की कि वो मुस्कुराकर उसके सीने से जा लगी। मलगीजे अंधेरे को चीरती हुई रोशनी फैल रही थी। सूरज तुलू हो रहा था और खूबसूरत टेरिस में इन दोनों का सरापा भी सूरज की इन ठंडी किरणों और आहिस्ता में आहिस्ता रोशन हो रहा था। वीडियो ख़त्म हो चुकी थी, मगर दारांग विलास के इस कमरे में मौजूद दोनों नफूस को जैसे सांप सूंघ गया था। बुरहान ने गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाकर मुजस्सिम बने असवद मलिक के हाथों से मोबाइल वापस पकड़ा था। ये क्या है सब? रूबी की हैरत में डूबी आवाज़ थी, जिसने असवद के साकिन वजूद को मुहतरिक किया था। ये लड़की कौन है? असवद मलिक की आवाज़ कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई थी। कोई एक्ट्रेस है क्या? रूबी ने भी बुरहान की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया था। एक्ट्रेस? शक्ल देखी है, ऐसी एक्ट्रेस होती हैं? पता नहीं कौन है। बुरहान ने नाक चढ़ाई थी। कुछ देर पहले ही उसे किसी दोस्त का फ़ोन आया था। वो नींद से जागा और फिर सो नहीं सका था। दारान की ये हरकत हर किसी के लिए हैरानकुन थी। असफी फ़ोन करें दारान को। कौन है ये क्या मामला है? 4 दिन में कौन सी ऐसी लड़की मिल गई चीन में? दुनिया के हसीन से हसीन लड़की, अमीर से अमीर लड़की उसकी राहों में पलके बिछाए हुए हैं। ये कौन है जो अब तक छुपी रही और उसे दारान ने यूं आज पूरी दुनिया के सामने प्रपोज भी कर दिया? रूबी ने लब भींचते आंखों को चुंदी किए पास खड़े असफद मलिक से कहा था, जबकि वो उसके कहने से पहले ही फ़ोन कान से लगाए हुए थे। मगर दूसरी तरफ शायद दारान फ़ोन नहीं उठा रहा था। कुछ देर बाद ही कंधे ढलक गए। वो फ़ोन बंद कर चुके थे। नहीं उठा रहा है वो, उठाएगा भी नहीं, जानता हूँ उसे। सब्र करो, पता चल जाएगा कि क्या है ये सब। अनिल को ट्राई करता हूँ, गवाही बताएगा। कुछ तो चक्कर है दारान और किसी लड़की की यूँ प्रपोज कर दे। हैरत इस बात की ज़्यादा है, लड़की इंतहा की मामूली सी थी। असफद मलिक के लहजे में बेयकीनी और तजस्सुस था। रूबी परेशानी में लब काट रही थी। बुरहान ने मोबाइल फिर से गाउन की जेब में डाला था। आप लोग को कुछ पता चला तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे वो पागल है, उससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। कंधे उचकाए हुए वो दोनों को यूं ही हैरत ज़दा छोड़कर मज़े से कमरे की बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। रात के आखिरी पहर और सुबह की शुरुआत के इस मिलाप के वक्त चीन के शहर शंघाई में यकबस्ता हवाएं सर्दी की लहर को दोगुना कर रही थी। मैंगोला होटल के इस वॉशरूम में इन दोनों को खड़े हुए अब 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। जोई के पाँव और टांगें बुरी तरह शल होने लगी थीं। हील वाले जूते में यूं इतनी देर से वो खड़ी थी। आहिस्ते से कमर को पीछे बनी शेल्फ से टिकाए उसने निगाहें दारान पर उठाई थी।
वो अपने मोबाइल स्क्रीन पर निगाहें जमाए खड़ा था। उसकी अंगूठे के पोर मुअत्तर स्क्रीन को ऊपर नीचे उछाल रही थी। उसके लबों पर इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। इस बात के बाद से लेकर अब तक उनके दरमियान खामोशी का राज था। वो उसे बता चुका था कि इन दोनों को बाहर निकलकर एक झूठा नाटक करना है। ये डरे सहमे चेहरे के साथ तो कुछ नहीं हो सकता था। दरान ने उसे वक्त दिया ताकि वो अपने हवास बहाल कर सके और ख़ुद मोबाइल स्क्रीन पर निगाहें जमा कर खड़ा हो। ब्रूस की डाली हुई वीडियो बेसमेंट के अंदर अंदर हर जगह बुरी तरह वायरल हो चुकी थी। वो एक सेलिब्रिटी होने के साथ बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन भी था। वीडियो ऐसी थी कि उसके पिछले 5 सालों में बनाई गई इमेज की धज्जियां उड़ा रही थी। कमेंट्स में लोग उसे गालियां तक दे रहे थे। वो एक होटल के कमरे में एक नामहरम लड़की के साथ यूं इस हालत में था, लोगों का नफरत करना बनता था। अभी तक लोगों को यही लग रहा था कि वो उस लड़की के साथ जिना कमर तक मरकब हो चुका है, जो उसकी शख्सियत और उसके बनाए हुए इमेज के बरखिलाफ था। वो मात पर शय मात देने का सोच चुका था। लोगों के कमेंट्स पर उसके तन कर सख्त हुए जबड़े, अब कनपटी की रगें कुछ लम्हे के लिए ही वाज़ा रही थीं। उसके बाद तो उसकी आंखों की बढ़ती चमक और लबों की एहसासिया मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। वो दारांग सिर्फ नाम का नहीं था। लोग उसे सिर्फ एक फिल्म स्टार की हैसियत से देखते और परखते थे। वो नहीं जानते थे कि वो अपनी ज़िंदगी में ही लोगों के गले काटे और सर फाड़ देने जैसे कारनामे कर चुका है। वो चाहता तो इसी वक्त जाकर उनके गिरबान थाम लेता, जोई को यहाँ से भगाकर ले जाता, पुलिस स्टेशन छोड़ देता, उसके बयान दिलवाता, लेकिन जानता था ये माफिया इतना कमज़ोर नहीं है। लड़की उनके तहखानों तक पहुंचकर वापस आई थी। ऐसी लड़की का वो मौत तक पीछा करते हैं। धरान ने मोबाइल बंद किया और निगाहें उठाए सामने खड़ी जोई की तरफ देखा था। डरी सहमी वो सर्दी से कपकपा रही थी। सुने, बाहर जाने का वक्त है, अब चलें। तेज़ी से उसकी एक ही सांस में पूरी बात कहने के बाद वो अब रुख मोड़े वॉशरूम का दरवाज़ा खोल रहा था। जानता था ब्रूस और हार्वी की इस वक्त तक बस हो चुकी होगी और वो सो चुके होंगे। अब उसके वार की बारी थी। इनकी नींदें से जागने से पहले पहले वो सारी गेम बदलने वाला था। वो कमरे से बाहर आ चुके थे। दरान ने पीछे मुड़कर जोई की तरफ देखा, जो आहिस्ते से उसकी तकलीद कर रही थी। बहुत देर खड़े रहने के बाइस शायद उसके चलने में अब दुश्वारी हो रही थी। हमें टेरिस पर जाना है। एक हाथ से उसे टेरिस पर जाने का इशारा करता वो खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। बैरूनी दरवाजे के बाहर गुलदान में कुछ देर पहले अनिल अपनी अंगूठी रख गया था। दरान को अब वो अंगूठी उठानी थी। अंगूठी उठाने के बाद वो सीधा टेरिस पर आया, जहाँ जोई हाथों की उंगलियां चटखाती परेशान हाल खड़ी थी। दरान ने एक निगाह उस पर डाली थी और फिर टेरिस की रेलिंग पर मोबाइल को सेट किया। कमरे के बाएं तरफ की दीवार पर स्लाइडिंग दरवाजे के ज़रिए मलका ये टेरिस कमरे से कम खूबसूरत नहीं थी। टेरिस की रेलिंग के साथ ही अनगिनत गमले मुख्तलिफ रंगों के फूलों से ढके हुए थे। दाईं तरफ खूबसूरत झूला और बाईं तरफ 2 कुर्सियों के सामने मेज़ लगा था। टेरिस के बिल्कुल सामने शंघाई की खूबसूरत आसमान से बातें करती इमारतें थीं, जिनमें चमकती रोशनियाँ अब उसे मलगीजे अंधेरे में कद्र के हसीन मंजर के साथ इंसानों को बनाए गए शाहकार के दिलकश इम्तिजाज लग रही थी। दरान मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग सेट करने से पहले उसकी तरफ मुड़ा, जो बेपनाह परेशानी चेहरे पर सजाए खड़ी थी। देखें, ये परेशानी चेहरे पर से ख़त्म करें प्लीज़। अगर आप इस सब नाटक में मेरा साथ नहीं देंगी तो मैं किसी सूरत आपको नहीं बचा सकूँगा। सो प्लीज़ पीछे आप के साथ जो कुछ भी हुआ हो उसे एक भयानक ख्वाब समझकर भुला दें। रुखदार लहजे में वो उसे समझा रहा था। फिर पूरे प्लान के मुताबिक वो वीडियो चलाने के बाद एक घुटना ज़मीन पर टिकाए हुए उसके सामने बैठ गया। जोई ने हैरत से उसको देखा था। वो उस सुरमई और ठंडी सी हल्की फुल्की रोशनी में उसके मनाजर का सबसे हसीन हिस्सा लग रहा था। ज़िंदगी का एक हैरानकुन सफ़र है ये तो वो जानती थी, मगर उसकी ज़िंदगी का हर आने वाला पल बेयकीनी और नामुमकिनात के लिए हुए थे। दिल ने शायद ये लम्हा चुपके चुपके कितनी बार चाहा होगा जो आज उसके साथ पेश आ रहा था, लेकिन ये सब झूठ था। हकीकत में उसके सामने बैठा ये हसीन शख्स कभी उसका नहीं हो सकता था। दारान ने घूर कर उसकी तरफ देखा, जो हौकों की तरह उसकी तरफ देख रही थी। वो एक झटके से दांत पीसते हुए खड़ा हुआ। फॉर गॉड सेक, आपने कभी किसी लड़की को देखा नहीं क्या? जब लड़का उसे प्रपोज करता है तो उसकी हालत कैसी होती है? वो बुरी तरह उस पर चीख रहा था। जोई ने उसके यूं दहाड़ने पर झिड़झिली ली थी। दारान गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए खड़ा था।
उसका गुस्सा बजा था। इस वक्त उनका एक एक सेकंड कीमती था। अगर यूं हौकों की तरह खड़ी होगी तो कल मीडिया के सामने क्या खाक बयान देंगे आप? वो जबड़े पेवस्त किए हुए उस पर बरस रहा था। सॉरी, घबराई हुई आवाज़ में कहती। वो बुरी तरह नादम हुई थी। पूरी तरह एक्टिंग करें जैसे मैं कर रहा हूँ, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दारान ने बामुश्किल गुस्से पर काबू पाते हुए हाथ खड़ा किए, जैसे उसे आखिरी दफ़ा खबरदार कर रहा हो। अंदाज ऐसा था कि एक बार ठीक अदाकारी ना की तो थप्पड़ पड़ेगा। जोई ने तेजी से सर अजबात में हिलाया था। वो फिर से कॉलर दुरुस्त करते हुए उसके सामने बैठ चुका था। उसके हाथ थामते ही जोई की धड़कनें खुद ब खुद ही बेतरतीब हो चुकी थीं। यू आर द वन आई वॉन्टेड टू फाइंड यू टिल डेट। आई नीड यू ऑल माई लाइफ फ्रॉम दिस डे ऑन द टिल द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। विल यू मैरी मी? आप वही हैं जिनको मैं ढूंढना चाहता था। ये बताना कि मुझे उस दिन से लेकर अब तक सारी ज़िंदगी आपकी ज़रूरत है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? दारान का लहजा इतने दिन से तने हुए असाब पर फुआर का काम कर रहा था। वो उसकी उंगली में अंगूठी पहना रहा था। अंगूठी इतनी खोली थी कि उसकी उंगली में घूम गई। दारान ने उसके हाथों को ना थाम रखा हुआ था, शायद नीचे गिर जाती। दारान अब उठकर उसके मुकाबिल खड़ा हो चुका था। सर उसके सर से जोड़े आहिस्ते से सरगोशी की। गुड, अब और पास आओ, आंखें बंद कर लो। वो उसे अपनी बाहों में भरे सीने से लगा चुका था। आंखें खुद ब खुद ही बंद हो गई थीं। इस किसी किस्म की नाटक की ज़रूरत ही नहीं थी। काश ये वक्त यहीं थम जाए, सूरज की किरणें यहीं उनके ऊपर थम जाएं। वो उसे यूं ही सीने से लगाए रखे, उसकी खुशबू यूं ही सांसें महकाएं। एक मुलाकात में उसकी झलक देखने का तलबगार दिल अब मज़ीद ख्वाहिश करने लगा था। इंसान जिसे ख्वाहिश को अपनी वाहिद ख्वाहिश समझकर उसके हुसूल के लिए सरगर्दा रहता है, ख्वाहिश के पूरे होने पर उसे पता चलता है कि ये उसकी वाहिद ख्वाहिश नहीं थी, ये तो उसकी अनगिनत ख्वाहिशात की शुरुआत थी। एक ख्वाहिश की तकमील अगली ख्वाहिश को जन्म देती है। दारान उससे अलग होने के बाद अब मोबाइल की तरफ बढ़ गया था। दारान ने मतलूबा वीडियो को कट करने के बाद निगाहें उठाईं, उसकी तरफ देखा था तो वो वहीं मुजस्सिम खड़ी थी। तुम बैठ जाओ यहीं, अभी रूम में नहीं जा सकते हम। मसरूफ़ से लहजे में हुक्म सादर करता हुआ वो फिर से मोबाइल पर सर झुका चुका था। इस हुक्म पर जोई की तो जैसे जान में जान आई थी। पास पड़ी कुर्सी पर बैठते ही टांगों और पाँव को सुकून मिला। चोर निगाहों उस पर डाली थी। क्या वो नहीं थका? फिक्रमंदी से सोचा। दारान अब भी रेलिंग से कोहनी टिकाए हुए एक हाथ में मोबाइल थामे मसरूफ़ खड़ा था। जैलज़दा बाल अब ठंडी हवा से उड़ते माथे पर बिखर रहे थे। सफ़ेद नाक के ऊपर जिल्द ठठराती हवा से सुर्ख पोर रही थी। वो बार बार बालों में हाथ फेर रहा था। भवें इकट्ठी थीं। चेहरे पर सारी रात जागने के हल्के से आसार थे। 7 सालों बाद में जब अपनी पहली मोहब्बत से मिला तो एहसास हुआ वही मेरी आखिरी और दायमी मोहब्बत है। वीडियो पर कैप्शन देने के बाद वो उसे अपलोड कर चुका था। ओह, देखा दारान, कभी गलत नहीं हो सकता। ऐसा होता है मर्द जो सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत करता है और इतने सालों बाद मिलने पर उसे फ़ौरन प्रपोज कर दिया। वाओ, दिल जीत लिया। हाँ, ये असल ज़िंदगी में भी हीरो निकला। वी लव यू दारांग। दारांग ने दिल तोड़ दिया। लड़की तो प्यारी होती है। यकीन नहीं आता ये ऐसी लड़की से मोहब्बत करता था। मोहब्बत अंधी होती है, दारांग आज यकीन हुआ था। लड़की ज़रा नहीं प्यारी। क्लिक की मुतवातर आवाज़ों के साथ वीडियो के नीचे कमेंट्स बढ़ रहे थे। अनिल का मुंह और आंखें पूरी खुली हुई थी। कुछ देर पहले दारान के मुसलसल आती फ़ोन कॉल की घंटी के बाइस वो नींद से जागा था। दारान ने पैगाम में कोई वीडियो लिंक भेजे थे जिनको देखकर उसके दिमाग घूम गया था। उसके पैगाम में कुछ और तफसील भी थी जिसमें वो उस लड़की को को बचाने के बारे में उसे कुछ बता रहा था। अनिल ने उसे तफसील पर फटी फटी आंखों से सरसरी निगाह दौड़ाई थी। वो हर बार की तरह मामले की तहत में घुसता हुआ चला जा रहा था। अब भी वो इस मामले में दलदल में टांगों से आगे धड़ तक पेवस्त होने के बाद वो उसे सब बता रहा था। पैगाम स्क्रीन बंद की वो दारान को फ़ोन मिला चुका था। फ़ोन की घंटी के साथ साथ उसके दिल में खौफ का साए भी ढेरे डाल रहे थे। इस तरह के मामलों में दारान उसके साथ हमेशा से यही सब करता था। अब बिना बताए सारे काम करता था। वो जानता था अनिल उसे ये सब कभी नहीं करने देगा। गुस्से से ना सिर्फ अनिल का चेहरा सुर्ख हो रहा था
बल्कि अनजाने से खौफ के बाइस वो बार बार पेशानी पर आते हुए ठंडे पसीने साफ कर रहा था। दूसरी दफ़ा की फ़ोन बेल पर वो फ़ोन उठा चुका था। उसके फ़ोन उठाते ही अनिल उस पर बरस पड़ा। दारान, ये क्या है सब जो मैं देख रहा हूँ? वो बेड पर बैठा था, अब उसके फ़ोन उठाने पर बेचैनी से उठाकर खड़ा हो चुका था। यही है सब जो मैंने दिखाया है। इस लड़की की मदद चाहिए, इस लड़की को मदद चाहिए। दारान ने कनखियों से कुछ दूर बाजू को रगड़ती हुई जोई की तरफ देखा था। वो लोग अब भी टेरेस पर ही मौजूद थे। जोई अब कुछ दूर पर कुर्सी पर बैठी थी, जबकि वो झूले में बैठा था। यहाँ रात के दिन जैसी चहल पहल थी और दिन में रात जैसी खामोशी थी। सफ़ेदी फैल गई थी, हर चीज़ रोशन थी। दोनों पाँव फर्श पर जोड़े वो झूले को अपने वजन से झूलने से रोके हुई थी। कैन के पाइप से तैयार किया हुआ झूला आधे अंडे की शक्ल का था, जिसकी पूरी सर को मोटी जंजीरों की मदद से छत में पेवस्त किया गया था। फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद अनिल इस पर मुसलसल चीख रहा था। हर मुश्किल में वो उसके माँ बाप के किरदार बखूबी निभाता था। तुम पागल हो। आज मैं सारी दुनिया की कही हुई बात की तस्दीक करता हूँ। तुम पागल हो। क्या ज़रूरत थी ये करने की एक अनजान लड़की के लिए? क्या पता वो झूठ बोल रही हो। उन जैसी हज़ारों ऐसी होती हैं। क्या सबको बचा सकते हो हम? अनिल एक एक लफ्ज़ गुस्से में चबाते हुए कह रहा था। अपने कमरे के वस्त में खड़ा वो गुस्से से लाल अंगारा हो रहा था। नहीं, सबको नहीं, इसे बचाना है। बड़ी तहम्मुल मिजाजी से जवाब आया था। जोई उसकी आवाज़ सुनने के लिए कानों को खड़ा किए पूरी तरह चौकन्नी हुई थी। दारान की इस बात पर जैसे रूह ने उस शख्स को सर पर बिठा लिया था। दिल में तो वो रहता ही था, अब उसका मुकाम उससे भी ऊंचा था। क्यों भाई, ये कौन है तुम्हारी पुप्पो की? अनिल का पारा बुरी तरह से चढ़ चुका था। जोई है ये। अनिल की बात को काटते हुए बड़े आराम से जवाब दिया था। दूसरी तरफ एक लखत खामोशी छाई थी। 1-2 सेकंड। जोई? कौन जोई? तहरीर ज़दा लहजे में सवाल किया। अनिल ने भवें इकट्ठी की। दारान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। जहन ने घोड़े दौड़ाए। एक ही तो जोई थी पूरी दुनिया में जिसे वो जानता था। कुछ देर के तौक़ुफ़ के बाद ही वो जोई को याद करने में कामयाब हो चुका था। जोई जान? वो जोत की बहन? नीम मुर्दा से लहजे में सवाल किया। हालांकि ये जवाब था। छत की सीढ़ियों पर खड़ी लड़की जो बेचैनी से दारान का पूछा करती थी। जहन के पर्दों पर माजी के चंद लम्हे तेजी से सरके थे। हाँ, वही जिसने मुझे छत से गिरने से बचाया था। दारान ने मज़ीद तफसील से आगाह किया था। वो अब झूले पर उसे उठा चुका था। झूला उसके अकब में आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। जोई ने हैरत से दारान की तरफ देखा। ऐसा कौन था जिसे वो उसके नाम बताकर शनाख्त करने पर छोड़ रहा था? जानता हूँ उसे मैं, मगर वो यहाँ और ऐसे कैसे? अनिल ने परेशानी से लहजे में इस्तफसार किया था। उलझन बढ़ती ही जा रही थी। बहुत लंबी कहानी है, इसलिए उसी से सुन लेना। फ़िलहाल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दारान ने रेलिंग पर हाथ धरते हुए थोड़ा सा आगे झुकते हुए कहा था। उछड़ती निगाहें लॉन की स्विमिंग पूल से आगे होटल की बैरूनी दीवार से टकराकर वापस पलटी। तुम्हें ये देखना है कि वो लोग जोई को कितना ध्यान रखे हुए हैं। होटल के बाहर सिलेवर। दारान ने बात को रोककर जिस्म को हल्का सा खम देते हुए जोई की तरफ सवालिया निगाहों से देखा था। गाड़ी का रंग सिल्वर ही बताया था जोई ने। वो इस बात की तस्दीक चाह रहा था। जोई जो उसे टकटकी बांधे हुए देखते हुए उसकी बातों पर कान खड़े किए हुई थी, फ़ौरन ही इस बात में सर हिलाया। हाँ, होटल के बाहर सिल्वर कलर की गाड़ी है, उसमें 2 लड़के देखो वो वहाँ हैं। क्या वो निगरानी कर रहे हैं? अंगश्ते उंगली को लबों पर धर कर हुक्म सादर किया था। फिर वो फ़ोन को कान से कंधों के बीच फंसाकर जेब से सिगरेट केस निकाला था। उसे यहाँ से लेकर भाग रहे हैं क्या? हम उसे यहाँ से लेकर भाग रहे हैं क्या? अनिल ने अचंभे से सवाल किया था। परेशानी से अपने कमरे की मौजूद मेज़ की तरफ कदम बढ़ाए थे। नहीं तो भागना क्यों है? वही इत्मीनान भरा लहजा था। एक सिगरेट उंगलियों के पोरे में दबा केस से बाहर आ चुका था और अब लबों के दरमियान में जकड़ा हुआ था। तो और क्या कर रहे हैं फिर? वो लोग ख़तरनाक हैं। ये उनकी लड़की है। अनिल फिर से बरहम हुआ था। मेज़ पर पड़े जग से पानी गिलास में उंडेला था। गला खुश्क होने को लगा था। गिलास उठाकर लबों से लगाया था। किसने कहा ये उनकी लड़की है? ढीठपन के इंतहा थी। लाइटर सिगरेट को शोले दे रहा था और फिर सिगरेट जलने लगा था। भवों के साथ आँख की पुतलियाँ भी लम्हा भर को सिकुड़ी थीं, जिनमें रज्जगे की वजह से हल्की सी लाली नुमाया थी। मतलब? अनिल ने आईब्रोज खाए थे। खाली गिलास वापस मेज़ पर रखा। क्या वो ये सब प्रूव करने आएंगे कि ये उनकी लड़की है?
कभी नहीं, वो चुप करके ये जंग लड़ेंगे। बड़े आराम से जवाब दिया था। फ़ोन को बाएं हाथ से कान को लगाया था और दाएं हाथ से सिगरेट उंगलियों में दबाया था। वो ऐसे ही करेंगे, लेकिन वो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। दारान, ये बहुत मुश्किल है। मुझे उस दिन से खटक रहा था कि तुम यूं क्यों सब करते जा रहे हो। देखो, अभी भी मैं कह रहा हूँ, इसे चुपचाप पुलिस के हवाले करते हैं। डेट सेट। अनिल ने हवा में हाथ से लकीरें खींची थी, जैसे कोई पत्थर पर लकीर खींच दे। दूसरी तरफ दारान का खोखला मगर तंजिया सा कहकहा गूंजा। हाँ, पुलिस के हवाले करते हैं, ताकि वो लोग किसी न किसी तरह उसे वहाँ से उठा लें। ये मदद तो ना हुई। दारान अब अपने इरादे से बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं था। सिगरेट का धुआं पल भर को उसके चेहरे से आगे मंडलाता था, फिर हवा में आग घुलकर छुप जाता था। अनिल के गहरी सांस खारिज की थी, जैसे कोई हथियार फेंक दे। तो तुमको क्या इसे अपने साथ लेकर जाओगे? नहीं, पाकिस्तान पहुंचाना है इसे। पुरअज़म लहजा, बेखौफ आंखें, मजबूत इरादे, जो इन्हें चौंकर निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ी थी। वो क्या थी तो आज समझ आने लगा था। वो उसके ज़िंदगी में ना होकर भी क्यों हर पल था। उसकी एक मुलाकात क्यों उसके हर रिश्ते पर भारी हो गई थी। वो उसके ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा था। उसका लशऊर बहुत पहले ही उसे पहचान चुका था। यही वजह थी कि वो उसका दिल उसी तरफ खींचता था। उसकी रूह उसके लिए तड़पती थी। सामने उसे ठिठुरते हुए टेरेस की रेलिंग से टेक लगाए सिगरेट के धुएं के मरगोले बनाता वो शख्स आज फिर से उसे की रगो-वपे में सरायत करने लगा था। वो सच जिसे इतने अरसे से वो झुठलाती रही थी, दिल आज सरखम किए हुए उसे तस्लीम कर रहा था। वो उससे मोहब्बत करती थी, बेपनाह मोहब्बत, रूह की गहराइयों से की जाने वाली पाकीज़ा मोहब्बत, जिसमें महबूब की एक झलक की तलब ही काफ़ी होती है। मार्फत की आखिरी हद को पार रखती है मोहब्बत, मिजाजी से हकीकी के आगे झुकने पर मजबूर करती मोहब्बत, इश्क के किनारों को छूती मोहब्बत, ताख़ीर से हकीकत तक का सफ़र करती मोहब्बत। दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। निगाहें उसके हर नकुश को एहतराम से छूकर वापस पलटी थी। वो उसे लिताओ के मुतालिक सारी मालूमात दे चुकी थी। गो के इस वक्त उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, मगर वो लिताओ के गांव का नाम जानती थी। वो अब फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद नफोस को किसी गांव के मुतालिक बता रहा था। फ़िलहाल हमें इस लड़की के साथ लाविया जाना है। अभी एक आदमी से उसका पासपोर्ट लेना है। तुम बस ये देखो बाहर जाकर कि वो दोनों लड़के कहाँ हैं इस वक्त। वो अपने आगे की मुकम्मल प्लानिंग उसे एक ही सांस में बता गया था। अनिल ने लब भींचे, बोलने के लिए कुछ नहीं रहा था। दारान की तरफ से फ़ोन बंद हो गया था। मलिक हाउस में आज चहल पहल मामूल से हट कर थी। अगर आपको नॉवेल अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। असर के बाद का वक्त था। पूरे घर में बहुत से लोगों की आवाज़, काले बेहंगम शोर बरपा था। तलत की शादी के बाद अब जाकर घर में रौनक लगी थी। इस्मत की बेटी फ़ायका अभी 16 बरस की ही हुई थी, लेकिन रिश्ता अच्छा मिल जाने के बाइस उसकी निस्बत तय कर दी गई थी। बज़ाहिर तो इसे तकरीब में करीबी रिश्तेदारों को ही मदऊ किया गया था, लेकिन फिर भी घर भर में धूम मचाकर धमा चौकड़ी जैसा समा था। फ़ायका के ससुराल वाले खासे दौलतमंद थे, इसीलिए तकरीब भी उनके शानो शयान ही रखी गई थी। असमत ने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया कि कहीं तकरीब बाहर होटल में ही रख दी जाए, लेकिन असफंद यार और यावर ने मलिक हाउस के लॉन को ही काबिल कबूल हालत तक सजा दिया था। छोटे से लॉन के वस्त में स्टेज बनाया गया था और उसके सामने मेहमानों के लिए कुर्सियां लगाई जा रही थीं। दारान स्टेज के आगे बिखरे बालों और मलगीजे हुलिये में कुर्सियां लगवा रहा था। सब्ज़ और सिया रंग की चमकदार शर्ट के नीचे घिसी सी नीली जीन्स में मलबूस वो 16 साला दारान आज सुबह से घर के ना ख़त्म होने वाले मुख्तलिफ़ कामों में जुटा हुआ था। घर में किसी को ख्याल तक न था कि उसके सालाना इम्तिहानात हैं। होता भी कैसे? किसी घर में किसी को ढंग से ये पता तक नहीं था कि वो 10वीं जमात में है। वो तो इसके इम्तिहानात का खाक पता होना था। लॉन की घास की कटाई का शाम को करा दी गई थी। अब कुर्सियों साफ सफाई करने के बाद उनको कतार दर कतार लगाया जा रहा था। दारान, बात सुनो। सोनिया ने पोर्च से आगे आते हुए उसे हाँक लगाई थी। नीले रंग के भारी भरकम जोड़े को संभालती वो अब पोर्च से आगे लॉन के पास आ रही थी। दारान सजावट वालों से अब स्टेज के पीछे फूलों की सजावट कराने में मगन था, जब अकब से सोनी की आवाज़ पर पलटा था।
वो उसे पुकार कर आगे आ रही थी। हाथ में सिया रंग का कोई शॉपर पकड़ा रखा था। वैसे तो वो घर भर का मुलाजिम ही था, लेकिन सोनिया तो उस पर अपना अलग ही रौब समझती थी। दरान को अपनी तरफ आता देखकर वो शॉपर से कुछ बाहर निकाल रही थी। दरान बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हुआ, निगाह बेसाख्ता ही उसके हाथों पर गई थी। सोनी ने हाथ में तहशुदा सादा सिया ड्रेस पैंट और सफ़ेद शर्ट थी। शर्ट को अच्छी तरह इस्त्री करके पुरानी से नई बनाने की भरपूर कोशिश की गई थी। ये जोड़ा रख लो आज शाम पहनने के लिए, शॉपर समीत ये जोड़ा रख लो आज शाम पहनने के लिए, शॉपर समीत उसने पैंट शर्ट दरान की तरफ बढ़ाई थी। दरान ने लब भींचे निगाहें जैसे ही जोड़े पर डाली थी, वो फ़ौरन मसनूई मुस्कान से जाती तेज़ी से गोया हुई थी। अहमद का है, उसने बस कोई एक दफ़ा ही पहना था, इतना पुराना तो नहीं है, खजल लहजे में वजाहत दी थी। अहमद सोनिया और रूबी का भतीजा था और दरान का हम उम्र ही था। यावर ने बज़ाहिर तो दरान को गोद नहीं लिया था, लेकिन उसकी जॉब में तरक्की होने के बायस दरान के कपड़े जूतों का खर्चा वो उठाता था। अब भी फ़ायका के निस्बत की तकरीब में लिए उसने सोनिया को राहिब और सबरीना के साथ साथ दरान के नए जोड़े के पैसे भी दिए थे, लेकिन वो हर दफ़ा की तरह तकरीब पर भी अपने भतीजे का ही उतरा हुआ जोड़ा दरान के लिए उठा लाई थी। दरान ने जोड़े और शॉपर को थामा था और खामोशी से सर झुकाए पलटा था। सुनो, अकब से सोनिया ने फिर से पुकारा था। इससे पहले कि वो पलटता, सोनिया खुद ही आंखें घुमाती हुई उसके बिल्कुल सामने आ गई थी। यावर तुमसे पूछें तो यही बताना कि तुम साथ गए थे और ये पसंद से लिया है। दरान के कंधे फिर से थाम पर हाथ रखे हुए वो उस पर हर बार की तरह यावर से झूठ बोलने की ताकीद कर रही थी। दरान ने निगाहें उठाई और फिर उसी की तरह खामोशी से कदम आगे बढ़ाए थे। मुंह से कभी भी फूट दिया करो कुछ। सोनिया ने उसके कंधे झंझोड़ कर उसे रोका था। दरान जो उसके यूं झंझोड़ने से हल्का सा मुड़ा था, जो अब जवाब देने के बजाय सर और झुका लिया था। पता नहीं क्यों, मगर सोनिया की इज्जत करने के दो वजूहात थे, यावर और सबरीना। सबरीना को वो अपनी छोटी बहन की तरह ही चाहता था। बचपन में वो ज़्यादातर उसे संभालता था और फिर वो थी भी इतनी प्यारी कि उसकी खातिर वो सोनिया की हर ज़्यादती बर्दाश्त कर जाता था। यावर जितनी चाहत उस पर लुटाता था, वो जवाब में उतना ही सबरीना का ध्यान रखता था। क्या कहोगे यावर से, बताओ मुझे, सोनिया तीखे लहजे में पूछ रही थी। दरान ने शब्द से लब भींचे और फिर मुंह खोला था। वही जो आपने कहा है, आहिस्तगी से जवाब दिया और फ़ौरन ही लब इसी तरह के दूसरे में पेवस्त किए थे। अरे भाई, मैंने क्या कहा, मुँह से बोलकर बताओ, सोनिया ने झुंझलाकर दपटने के अंदाज में कहा था। दरान ने बामुश्किल लब खोले थे, जबकि हाथों की गिरफ्त शॉपर पर बढ़कर जब्त की अक्कासी कर रही थी। आपके साथ लिए गए थे, मैंने अपनी पसंद से लिया है ये जोड़ा। दरान ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसका जुमला दोहराया था। शाबाश, अच्छा ये अपना जोड़ा इस्त्री करो तो साथ सबरीना और राहिब के भी जोड़े इस्त्री कर देना। कमरे में बेड पर पड़े हैं। मतलबी मुस्कान सजाती वो उसे एक से हुक्म सादर कर गई थी। वो जानता था सबरीना उसे कभी कपड़े इस्त्री नहीं करने देगी, बल्कि उसके भी कर देगी। इसीलिए शॉपर सर अज़बात में हिला दिया था। शॉपर को थामते हुए जाने के बाद फिर से लॉन की तरफ बढ़ा, जब पीछे से एक बार फिर से आवाज़ आन पड़ी थी, मगर अब की बार आवाज़ सोनिया की नहीं, शाजिया की थी। रुको दरान, इधर आओ। शाजिया इर्द गिर्द देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। करीब आते ही राज़दाना अंदाज में कंधा पकड़कर पास हुई थी। वो अपनी पूरी फैमिली समेत कल रात ही पंजाब से कराची पहुंची थी। मैं और तुम्हारे फुप्पा इस दफ़ा फिर से असफ़ी भाई से तुम्हें साथ ले जाने की बात करने वाले हैं। राज़दाना अंदाज में वो लगी पिट्टी के बजाय सीधी अपनी बात पर आई थी। दरान ने हर बार की तरह उसके चेहरे को गौर से देखा था। देखो, तुम अब बड़े हो गए हो, समझदार हो, अपना अच्छा बुरा जानते हो। ये सब तुम्हारे सगे नहीं हैं। मैं तुम्हारी सगी फुप्पो हूँ, नवीन भाई की सगी बहन। असल में तो तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, मेरे घर। नरमी से दरान के सर पर हाथ फेरते हुए वो हर साल की हुई बातें दोहरा रही थी। दरान का जहन उसके सगे होने की कभी तस्दीक नहीं करता था और आज भी शाजिया को लेकर उसके एहसासात ऐसे ही थे। वो उसकी सगी नहीं थी, वो दरान के जहन को एहसासात से यकसर अनजान अपनी ही कहे जा रही थी। बस जब हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाने की बात करेंगे, तुम सबके सामने अपनी जायदाद की बात कर लेना, ये कि मेरा हिस्सा मेरी फुप्पो के नाम करें। लो जी लालचन। और अब
मैं उनके साथ उनके घर में ही रहूँगा। असल बात करते हुए वो उसे पुचकार रही थी। नहीं किसी को फ़िक्र थी उसके मुस्तकबिल की, नहीं फ़िक्र थी उसकी जहनी हालत की, फ़िक्र थी तो बस नवीन की जायदाद की जो उसके नाम होनी थी। समझ गए ना क्या कह रही हूँ मैं? वो दरान की ठोड़ी थामे मोहब्बत से पूछ रही थी। दरान ने आहिस्ते से सर को इस्बात में हिलाया था। ऐसे नहीं भाई, बोल के बताओ कि क्या कहोगे असफी भाई से। शाजिया ने सर को नफ़ी में हिलाते हुए फ़िक्रमंदी से पूछा था। दूसरी तरफ खामोशी थी। 1 2 3 सेकंड। जानता था वो ऐसे जान छोड़ने वाली नहीं है। यही कहूँगा कि मेरी जायदाद शाजिया फुप्पो के नाम करें। दरान ने जान छुड़ाने के लिए एक रोबोट की मांद उनकी कही हुई बात को दोहराई थी। सपाट चेहरा जबकि जबड़े सख्ती से बाहर को उभर रहे थे। हाय सदके मैं वारी, मेरे वीर की आखिरी निशानी है तू। मुझे अच्छे कॉलेज में तुझे मैं तुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊँगी। अब देखती हूँ कि कैसे असफी भाई तुम्हें रोकते हैं। इस बात पर तो वो निहाल होती हुई उसकी पेशानी चूम गई थी। दरान को उन सब के इस नाटक से कोई लेना देना नहीं था। नवीन की जायदाद की खातिर वो बचपन से ही घन चक्कर बना हुआ था। अब तो उसे इससे लालच की आदत हो गई थी। शाजिया की झूठी मोहब्बत से लापरवाही बरतते हुए उसने निगाह घड़ी पर उठाई थी। रात को उसे अनिल की तरफ जाना था। सुबह पेपर था और उसने एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा था। अब अनिल के साथ मिलकर पढ़ना था, लेकिन उसका जाना तकरीब के बाद ही मुमकिन हो सकता था। शाजिया आंखों में फतह लिए जा चुकी थी और वो शॉपर पर एक तरफ कुर्सी पर फेंक कर फिर से कामों में जुट गया था। अनिल के साथ दोस्ती को जितना साल ज़्यादा हो रहे थे, दोस्ती उतनी ही गहरी होती जा रही थी। उसकी खातिर तौसीफ से टक्कर लेने के दिन से लेकर आज तक वो साये की तरह दरान का हमराह था। दूसरे लड़के की तरह वो उसके अजीब आदतों से घबरा कर दूर नहीं हुआ करता था, बल्कि और करीब आ गया था। अनिल एक बहुत ही शरीफ, तहम्मुल मिजाज और मोहब्बत करने वाला लड़का था। दरान को कभी कभी महसूस होता कि वो जब से ज़िंदगी में आया है उससे बहुत से रिश्तों की कमी शिद्दत से महसूस होना कम हो गई है। वो एक ही वक्त में उसकी बहुत से रिश्तों के एहसासात से उसे आशना कराता था। दोस्त, भाई, माँ बाप, मोहसिन, गमगुजार, वो उसके लिए सब था। ऐसा सिर्फ वो अनिल के लिए नहीं, बल्कि अनिल भी उसके लिए ऐसा ही एहसासात रखता था। दरान की आंख का एक इशारा मिलते ही वो सब काम छोड़ देता था। हर वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी लाने की कोशिश में रहता था। वो चुप बैठा हुआ था, घुटनों के साथ उसके साथ चुप बिठा रहा था। उसके गुस्से को आराम करने के लिए लेकर उसको समझाने और फिर उसके हर झगड़े में उसके शना बाशना खड़ा होता था। दरान गलत करे या सही, वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता था। शंघाई में दोपहर का 1 बज रहा था। हुआ अजीब खनगी और भारीपन लिए हुई थी। सूरज बादलों की ओट में छुप गया था। शंघाई की इमारतों और इर्द गिर्द जगहों में घूमते लोग आज बाकी दिनों की निस्बत कम नज़र आ रहे थे। शंघाई की सर्दी सी ये दोपहर शियोन, हार्वी और ब्रूस के लिए बहुत भारी साबित हुई थी। उनके जागते ही मुसीबत का पहाड़ उनका मुंतज़िर था, जो उनके सर पर आन गिरा था। फिल्म स्टार दारांग ना सिर्फ उस लड़की के साथ होटल से गायब था, बल्कि पूरी दुनिया के सामने उसे प्रपोज करके मीडिया में भी तहलका मचा गया था। मीडिया वाले मंगोले के बाहर पागलों की तरह जमा थे। वो जनाब सुबह 6 बजे ही होटल छोड़ चुके थे। शियोन और अपनी मार्केट की लड़की को यूं मुफ्त का माल समझकर ले उड़ने वाले को माफ़ कर दे, ये मुमकिन नहीं था। मंगोला के एक कमरे में उसके वक्त सियाह फर वाले गरम कोट में मलबूस हार्वी और ब्रूस के सामने बरहम खड़ा था। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि मामला इतनी संगीनी इख्तियार कर जाएगा, नहीं तो वो कभी भी ब्रूस को जोई दरांग के पास भेजने का मशवरा ना देता। मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए, तुम दोनों ये कान खोलकर सुन लो। उंगली को हवा में सख्ती से मुअल्लिक किए वो बारी बारी ब्रूस और हार्वी की आंखों में झांकते हुए उन्हें खबरदार कर रहा था। ब्रूस ने बामुश्किल झुकी गर्दन उठाई थी। देखो, गुस्सा मत करो, जितनी गलती हमारी है उससे कहीं ज़्यादा गलती तुम्हारे बंदों की है। ये दोनों के सोअर थे। वो कैसे होटल से लड़की भगाकर ले गया? ये दोनों क्या सो रहे थे? वो कैसे होटल से लड़की भगाकर ले गया? ब्रूस ने बड़ी चालाकी से सारी बाजी उस पर पलटने की कोशिश की थी। असल छक्के तो हार्वी और ब्रूस के छूटे थे। दारान से पंगा लेकर उनके मुंह की खानी पड़ी थी। वो तो उसका इमेज गिराने में कामयाब हो सके थे और ना ही उसकी सो कॉल्ड अकड़ ख़त्म कर सके थे। उल्टा वो उन्हें हैरत ज़दा करके साथ साथ परेशान भी कर गया था। वो एक तेरे से 2 शुगर कर गया है।
वो एक तीर से दो शिकार कर गया था। उस लड़की को प्रपोज करने का ड्रामा रचाकर अपनी इमेज को बचा गया, साथ मुफ्त में उस लड़की को भी ले उड़ा था। परेशानी उनको अपना मंसूबा नाकामयाब होने की थी। और हैरत ये कि दारांग आखिर उस लड़की को लेकर गया कहाँ है। मैं कुछ नहीं जानता, वो लड़की चाहे मुझे हर हाल में। शियोन को तो बस अपनी लड़की की पड़ी थी। तुम्हारे लिए सिर्फ वो लड़की अहम है, मेरे सारा करियर दांव पर लगा है। दरान को अगर हम पर ज़रा सा भी शक हो गया तो मेरी धज्जियां उड़ा देगा। और वो लड़की ब्रूस को देख चुकी है, वो जानती है ब्रूस ने भेजा था उसको दरान के पास। मीडिया वाले वैसे ही उसका बयान लेने के लिए उसे खोजते फिर रहे हैं। हार्वी ने सर को थामते हुए चिढ़कर शियोन को सारी वजाहत दी। शियोन लम्हा भर के लिए चुप हुआ था। कुछ देर पुरसोच उन दोनों को उतरे हुए चेहरों को देखने के बाद गहरी सांस ली थी। ब्रूस से तुम और फिर तुम से वो मेरे तक पहुंचेगी। उसी लिए पता करो वो दोनों कहाँ हैं। दोनों का काम तमाम करना है, शियोन ने अटल लहजे में फैसला सुनाया था। हार्वी उछलकर तेजी से उसके करीब आया था। ओह नो नो, दरांग मेरी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यहाँ आया है। अगर वो मारा गया तो मैं इन्वेस्टिगेट होऊंगा। ये मत भूलो, लड़की आम है लेकिन दरांग आम नहीं है। उसका कत्ल करके हम फंस जाएंगे। हमें नहीं तलाश करना है सिर्फ वो। उससे ये बिल्कुल नहीं पता है कि उसका ये वीडियो बनाने और लीक करने में हमारा हाथ है। हार्वी ने बात मुकम्मल की और बारी बारी दोनों की तरफ देखा था। शियोन ने कमीनगी से नाक सुकेड़ा, गर्दन को जोर से दाएं बाएं झटक दिए थे। वो लड़की मैं हर हाल में लेकर रहूँगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे उस दारांग की खोपड़ी भी उड़ानी पड़े। सख्त लहजे में आंखें निकालते हुए उसने फैसला सुनाया था और फिर तेज़ी से लंबे लंबे डग भरता हुआ उनको खौफजदा छोड़कर वहाँ से चला गया। टैक्सी मुतवाज़न रफ्तार से तारकोल में लपेटी शफाफ सड़क पर चल रही थी। वो सुबह 6 बजे से टैक्सी बदल बदल कर लाविया के लिए निकले हुए थे। होटल से निकलते वक्त वो तीनों एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग निकले थे। वैसे भी शियोन के दोनों आदमी सुबह के 6 बजे बेखबर सो रहे थे। ब्रूस ने उन्हें लड़की की वापसी का वक्त सुबह 10 बजे का दिया था। होटल से सीधे निकलने के बाद अलग अलग टैक्सी लेकर वो इकट्ठे एक मार्केट में थे। दरान ने जोई को अपना गर्म कोट थमाया जिसमें मुकम्मल तौर पर वो खुद को ढाँप कर बाहर निकली थी। मार्केट पहुंचने के बाद पहले उन लोगों ने जोई को कपड़े, जूते और हुलिया तब्दील करवाया। वो अब गहरे नीले रंग के पैरों तक आते गर्म कोट और ऊपर सुर्ख रंग का स्कार्फ ओढ़े हुई थी। चेहरा अब हर किस्म के मेकअप और आरी शफाफ से मासूम लग रहा था। मार्केट से वो तीनों एक टैक्सी से इकट्ठे हुए थे, लेकिन दरान की मंसूबे के मुताबिक वो लोग मुख्तलिफ जगहों पर रुक रुक कर टैक्सी बदल रहे थे। दोनों ने अपने मोबाइल फ़ोन बंद रखे हुए थे। दरान अगली निशस्त पर ड्राइवर के साथ, जबकि अनिल पीछे जोई के साथ बैठा हुआ था। अनिल मुसलसल जोई से मुख्तलिफ सवाल कर रहा था। वो उसकी अलिफ से लेकर ये तक की दास्तान सुन चुका था। दरान खामोशी से सिर्फ उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। दरान ने पूरे सफ़र में एक दफ़ा भी उसकी तरफ नहीं देखा था, जबकि वो हर टैक्सी के बदलने के वक्त उसे नज़र भरकर देख रही थी। आप लोग लाइनेरिया से क्यों चले गए थे? अब अनिल उससे लाइनेरिया छोड़ जाने के मुताल्लिक पूछ रहा था, क्योंकि उसे वाक़े के चंद महीनों बाद ही वो लोग फ्लैट छोड़ गए थे। जोई ने निगाहें गोद में रखे हाथों पर जमाई थी। अब्बा पर बहुत कर्ज था, वो बीमार हुए तो उनकी मुलाजमत भी ख़त्म हो गई थी। हमारे पास इस फ्लैट को बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वहाँ से शिफ्ट हो गए। बहुत आहिस्तगी से वो अनिल के हर सवाल का जवाब दे रही थी। अनिल उससे शादी की मुकम्मल तफसील ले रहा था। आपने जो भी बताया उसके मुताबिक तो ये एक चाइनीज़ गिरोह है जो आपके अलावा और भी बहुत सी लड़कियों को यहाँ लाए होंगे। उसकी बात मुकम्मल होने पर अनिल ने पुरसोच लहजे में पूछा था। जोई ने इस्बात में सर हिलाया था। जी बिल्कुल, मेरे ग्रुप में हम 10 लड़कियाँ थीं। हमारी शादी भी इज्तिमाई हुई थी। इन लोगों ने कुछ दिन हमें पाकिस्तान में ही एक बंगले में रखा। उनके गिरोह में चंद पाकिस्तानी भी शामिल हैं। जोई ने इसी तरह आहिस्तगी से बोलते हुए आगाही दिल। अनिल चंद लम्हे पुरसोच निगाहों से उसे देखते हुए चुप रहा था। आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप न सिर्फ सही सलामत पाकिस्तान पहुंचेंगी बल्कि इस गिरोह को भी बेनकाब करेंगी। दिल से हर तरह का खौफ ख़त्म कर दें। अनिल ने शाइस्तगी से मुस्कुराते हुए पुरअज़म लहजे में उसका हौसला बढ़ाया था। दरान ने मायने की इस मुस्कुराहट के साथ गर्दन घुमाकर अनिल की तरफ देखा। अंदाज़ा भी वाह वाला था। अनिल ने खजल होकर निगाहें चुराई तो वो मुस्कुराहट छुपाता हुआ सीधा हुआ। कितनी देर है अभी? अनिल और चुप बैठे अब वो दारान से सवाल कर रहा था। बस कुछ दूर है।
दरान ने मुख्तसर जवाब दिया था। जोई को सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। जैसे जैसे गाड़ी उन्हीं रास्तों पर सफ़र कर रही थी, ना चाहते हुए भी जोई की रीढ़ की हड्डी में खौफ की सनसनाहट बढ़ रही थी। बेशक दरान और अनिल के साथ ने उसका हौसला बढ़ा दिया था, लेकिन वो जानती थी सब इतना आसान नहीं है। शायद वो अपने साथ इन दोनों की ज़िंदगियों को भी दांव पर लगा चुकी है। आंखों की पुतलियों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे थे। निशस्त की पुष्ट से सर टिकाए हुए उसने जलती आंखें मूंदी थीं। नींद ने कब अपने आगोश में लिया खबर ही नहीं हुई थी। कराची मसरूफ़ मगन और दूसरों से आगे निकल जाने की दौड़ में लगे लोगों का शहर है। आज भी मामूल के मुताबिक बहुत सी भागती दौड़ती ज़िंदगियों का मरकज़ बना हुआ था। बस एक समंदर था जो सुबह से इस वक्त पुरसुकून सा अपनी लहरों को साहिल की तरफ उछाल उछाल कर खेल रहा था। दिन के 11 बजे ये एक मंजर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का था, जहां लड़के और लड़कियां कंधे पर बस्ते लटकाए हुए सीनों से फाइल लगाए यूनिवर्सिटी के कमरों के आगे बनी एक लंबी सी राहदारी में गर्दिश कर रहे थे। कोई जा रहा था तो कोई आ रहा था, बातों में मगन, कहकहे लगाते बेफिक्र चेहरे। वो सर झुकाए उस राहदारी में ऊपरी मंजिल पे चढ़ती सीढ़ियों में खामोशी सर झुकाए बैठी हुई थी। सादा सा गुलाबी रंग का कमीज शलवार और गले में झूलता हमरंग दुपट्टा, बालों के ढीली सी पोनी, मेकअप से आरी बेदाग जर्दी माइल चेहरा, बस आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। आमना उसे उसके सामने एक सीढ़ी नीचे बैठी हुई थी, चेहरा ऊपर उठाए उसके चेहरे को बगौर देखते हुए। उस दिन दुआ के बारे में वो अचानक अल्लाह से मांगने का कह गई थी और फिर बिना सोचे समझे मुसलमान होने का कह दिया, लेकिन बाद में एहसास हुआ ये उसने अच्छा नहीं किया। यूनिवर्सिटी में उसके ग्रुप में मौजूद 3 लड़कियों में से आमना के साथ उसकी ज़्यादा बातचीत थी। आमना बहुत ही तहम्मुल मिजाज, हंसमुख और ज़हीन लड़की थी। हिना के बाद उसकी गहरी दोस्ती आमना से ही हुई थी। यही उसका एमकॉम का पहला साल था। आमना का उस दिन के बाद से महसूस कर रही थी कि जोई चुपचाप रहने लगी है, उससे बात भी कम करती है। शायद उसे अल्लाह से दुआ मांगने और मुसलमान होने का नहीं कहना चाहिए था। उनके दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो जोई जैसी मुखलिस और बहादुर लड़की को खोना नहीं चाहती थी। क्या हुआ, बताओ तो, चुप क्यों हो इतनी? आमना ने उससे उसके चेहरे को ऊपर उठाया था और दूसरी दफ़ा वही सवाल दोहराया। जोई ने कुछ देर खामोशी से आमना की तरफ देखा। वो हिजाब की सूरत हल्के नीले रंग के स्कार्फ को चेहरे के गिर्द लपेटे हुई थी। नीचे सिया गाउन जेबतन किए हुए था। उसकी शफाफ रोशन आंखें थीं। एक अजीब ठंडक और सुकून था उसकी आंखों में। वो जब भी आमना की आंखों को देखती थी हैरान रह जाती थी। कोई इंसान इतना पुरसुकून कैसे हो सकता है? उसकी ज़िंदगी तो अनगिनत परेशानियों में घिरी हुई थी, ना ख़त्म होने वाली परेशानियाँ, जिम्मेदारियाँ। 6 साल होने को आए थे, जान बिस्तर पर था, दिल की बीमारी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जोई के रिश्ते के लिए जो लोग भी आते थे सब उसको सुनैना पसंद आ जाती थी। जोई के बहुत इसरार पर जान और मरियम ने सुनैना की शादी उससे पहले कर दी थी। सुनैना चंद माह बाद ही घर वापस आ गई थी। उसका शौहर शराबी और जुआरी था, जिसकी खबर शादी के बाद हुई। वो सुनैना को मारता पीटता था। वो चंद माह ही उसके जुल्म सितम बर्दाश्त कर सकी। शौहर ने छोड़ दिया। उसके बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बेरोज़गारी और गुर्बत ने कमर तोड़कर रखी हुई थी और घर में एक और फ़र्द का इजाफा हो गया था। जान ने बहुत कोशिश की कि बीकॉम के बाद पढ़ाई छोड़ दे, यूनिवर्सिटी ना जाए, कहीं जॉब की तलाश करे, मगर उस दौड़ती भागती धक्कम पल्लम की ज़िंदगी में वो सिर्फ बीकॉम की डिग्री के साथ कहीं भी अच्छी मुलाजमत ना हासिल कर सकी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसको ज़रिया बनाकर लोगों को घरों में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। अब वो सुबह यूनिवर्सिटी और बाकी का सारा दिन मुख्तलिफ घरों में होम ट्यूशन के लिए जाती थी। इस तरह वो न सिर्फ अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए थी, बल्कि मैरी और जोवुद को भी पढ़ा रही थी। मरियम अब एक निजी अस्पताल में साफ़ सफाई का काम करती थी, लेकिन उजरत बहुत कम थी। इसी तरह बामुश्किल वो अपना गुजर बसर कर रहे थे। लाइनेजारिया वो जान के बीमारी और मुलाजमत ख़त्म होने के बाद ही छोड़ आए थे। वो फ्लैट कर्ज की बदौलत बेचना पड़ा था। अब एक खस्ता हाल छोटे से घर में वो लोग किराएदार थे। उसकी ज़िंदगी एक मशीन की तरह थी। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती, उसे पता ही नहीं चलता। रात को जब आखिर होम ट्यूशन के बाद घर लौटती तो थक कर बिस्तर पर गिर जाती थी। वो सबसे कट चुकी थी। बस घर के अखराजात, बहन भाइयों की फ़ीस और बाप की महंगी दवाइयात और इलाज, ये सब उसके गिर्द ही मंडलाते रहते थे। यही वजह थी उसे कभी खबर तक ना हुई। जिसकी एक झलक की दुआ रात को सोते हुए करती है, वो सुबह उठ कर करती है। वो हॉलीवुड का एक सुपरस्टार बन चुका है। इतनी मुसीबत और परेशानियों को
में घर घिरी वो दरान को कभी नहीं भूल सकी थी। कभी याद आता वो उसके बारे में कहा करती थी कि 19 साल की उम्र में ही इंसान को क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी के थपेड़ों ने उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि परेशानियाँ, दुख और तकलीफ़ें कभी उम्र देखकर नहीं आती हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दुख उनकी उम्र की गिनती से ही तजावीज़ कर जाते हैं। वो अपनी हंसती खेलने की उम्र में जिम्मेदारियों के बोझ उठाए हुए होते हैं। सुनैना इतनी छोटी सी उम्र में एक बच्ची की माँ बन गई थी। उसकी अपनी इतनी परेशानियाँ थीं कि दोनों बहनों को अब कभी एक साथ बैठकर बात करने का मौका शायद नादर ही मिलता था। दरान को सोचना उसके जहन का वाहिद सुकून था। फुर्सत के एक लम्हे में भी मिलता तो वो जहन और दिल में उतरता हुआ महसूस होता था। वो आज 6 साल बाद भी खुदा से उसकी एक झलक की दुआ करती है। वो उसे ज़िंदगी में एक दफ़ा और देखना चाहती थी, जिंदा सलामत। क्यों देखना चाहती थी वो खुद नहीं जानती थी। वो अपनी मुश्किल और परेशानी में घिरी इस दुआ की शिद्दत में कमी नहीं ला सकी और उस दिन आमना से दुआ ना कबूल होने का शिकवा कर गई थी, जिस पर उसकी कही बात ने उसे बेजान कर दिया था। वो उलझ कर रह गई। कितने दिन से उसका यूं गुमसुम रहना आमना से मख्फी नहीं रहा था। अब वो उससे उसकी खामोशी की वजह पूछ रही थी। यूं ही उसकी आंखों में देखते हुए वो बोल पड़ी थी, वो तुम उस दिन मुझसे कुछ कह रही थी। झिझकते हुए वो उससे उस दिन की बात याद दिला गई थी। मैं क्या कह रही थी? आमना ने अनजाने बनने की कोशिश की थी। निगाहें लम्हा भर को चुराई थी। अल्लाह से दुआ के मुताल्लिक? जोई ने आहिस्तगी से उसकी आंखों में झांका था। क्या अल्लाह से दुआ करने के लिए मुझे लाजमी मुसलमान होना होगा? क्या मैं वैसे ही दुआ नहीं कर सकती अल्लाह से? जोई ने अपने जहन में पनपता हुआ सवाल बिना किसी तहमीद बांधे पूछ लिया था। आमना खामोश थी, गहरी खामोशी। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूरे वसूख से जोई की आंखों में अपना अक्स देखा था। देखो, अल्लाह वाहिद है, मतलब उसका कोई शरीक नहीं। जब हम उसके सामने सर बसुजूद होते हैं तो दिल और रूह और दिमाग से एक बात को तस्लीम करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो वाहिद है। वो मिठास भरे लहजे में ये बात शुरू कर चुकी थी। जोई हमेशा की तरह उसके बोलने पर खामोश हो गई। ना जाने क्यों उसकी बातें बहुत ही सादा होने के बावजूद दिल पर बहुत असर करती थीं। वो जब बोलती थी तो ऐसा पर ठंडी फवार जैसा एहसास होता था। तुम अल्लाह से मांगते बैठोगी और अगर दिल, दिमाग या रूह में से किसी एक को भी अल्लाह के ला शरीक होने पर गुमा हुआ तो मतलब तुमने शरीक किया और शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं। जोई ने उसकी आंखों में झांका था। कहीं कोई मुफाद नहीं था, कहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं। वो बहुत प्यार से उसे अल्लाह की सच्चाई से आगाह कर रही थी। अगर तुम अल्लाह के हुजूर दिल से मांगना चाहती हो तो दिल, दिमाग और रूह से पाक होकर मांगो। पुरयकीन लहजा था। जोई को उसके मुंह से निकली एक एक बात सच लग रही थी। दिल उसकी बातों पर ईमान ला रहा था। अगर वो उसकी बातें सुनकर सुकून महसूस कर रही थी तो उन पर अमल करने के बाद क्या हाल होगा। मैं वज़ू कर लूँगी जो तुम लोग करते हो। मुझे वज़ू का तरीका बता देना। जोई ने आहिस्तगी से हल पेश किया था। वो मुस्कुरा दी, सर को नफ़ी में हिलाया। वज़ू हमारे जिस्म की पाकीज़गी है, लेकिन मुसलमान सिर्फ जिस्म से पाक होकर अल्लाह के सामने नहीं खड़ा होता। हमारी रूह और हमारा दिल भी पाक हो। जोई के चेहरे पर मायूसी के साए लहराए थे। मेरी रूह और दिल अल्लाह के पास जाने के लिए कैसे पाक होगा? बेसाख्ता ही सवाल था। ना जाने वो क्यों कर गई। कलमा पढ़ने से, आमना ने मुख्तसर जवाब दिया था। जोई ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। मतलब कलमा पढ़ना, अल्लाह की वाहिद नियत की गवाही देना। कलमा पढ़ने से और उसके ला शरीक होने की गवाही देने से दिल, रूह और बातिन पाक हो जाता है। वो बोल रही थी जबकि जोई यकटक उसे देखे जा रही थी। देखो, मैं कोई मजहबी आलिम नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे जहन की उलझनों को दूर करने के लिए बहुत सी अच्छी किताबें हैं मेरे पास। क्या तुम पढ़ोगी? उसने जोई के पास हाथ पर अपना हाथ रखा था। ला दूं क्या तुम्हें? वो हाथ पर दबाव डालते हुए सवाल कर रही थी। जोई ने साकन आंखों से उसकी तरफ देखा था। जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे थे। थके एसाब ये एकदम से चौबंद हुए थे। नहीं। जोई एक झटके से अपनी जगह से उठी और फिर तेज़ कदम उठाती वो कब लॉबी से लॉन और लॉन से यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंची पता ही नहीं चला। बैग के अंदर रखा मोबाइल बज रहा था। उसने अजलत में फ़ोन बैग से निकाला।
आमना का नंबर जगमगा रहा था। फ़ोन की घंटी बज बजकर बंद हो गई। अब स्क्रीन पर उसका पैगाम था, सॉरी लाविया। शाम के 4 बजे इस डरबेनुमा कमरे में मौजूद पलंग पर लिताओ कंबल को अपने गिर्द लपेटे हुए आंखें मूंदे हुए था। टक टक की आवाज़ जहन में ऐसे गूंजी कि उसने तेवरियां चढ़ाकर बामुश्किल आंखें खोली थी। लकड़ी के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। हवास में आने के बाद वो मुंह बसोड़ता हुआ बामुश्किल बिस्तर से निकला था। जो कोई भी था दरवाज़ा बजाता ही जा रहा था। आ रहा हूँ, क्या तोड़ोगे इसको? वो जापानी ज़बान में बड़बड़ाता अब छोटे से कमरे से लॉन्च में आया था। ट्राउज़र और टी शर्ट में मलबूस वो गर्म बिस्तर से निकलकर अजलत में यूं ही बाहर आ गया था। स्लीपर्स समेत पाँव घसीटता दरवाजे तक पहुंचा था और एक झटके से बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया था। सामने खड़े दारान को देखकर आंखें शनासाई के लिए चुंधियाईं। एक तो वो वैसे नींद में से उठा था, ऊपर से दारान का अनजाने चेहरा दिमाग में जोर देने के बाद भी याद नहीं आ रहा था। कौन हो? एक आईब्रो उचकाए हुए बेजारी से सवाल किया। दारान ने जवाब देने के बजाय कदम दरवाजे के अंदर दाखिल किए थे। लिताओ का माथा ठिठका। इससे पहले कि वो तेज़ी से दरवाज़ा लगाता एक धक्का पड़ा था उसे। धक्का इतना ज़ोर का था कि लिताओ लड़खड़ा कर लकड़ी के बने फर्श पर पुश्त के बल गिरा। गिरे रंग के गर्म सूट के नीचे सिया पैंट जेबतन किए हुए ऊंचा लंबा मजबूत शख्स उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। जैसे ही दारान अंदर दाखिल हुआ उसके पीछे ही अनिल ने कदम अंदर रखे थे। लिताओ दोनों को फटी फटी आंखों से देख रहा था। कौन हो तुम लोग? निकलो मेरे घर से। हैरत से इनको खबरदार करता हुआ वो अपनी जगह से उठा था। दारान ने आगे बढ़कर उसका गिरबान थामा था और अब की बार एक ज़ोरदार घूंसा था जो उसके गाल पर ऐन जबड़े के ऊपर पड़ा था। वो पूरे का पूरा घूम गया। चेहरा ऐसे जनबिश में आया जैसे जबड़े हिल गए हों। अनिल अब किचन की शेल्फ के करीब पड़ी कुर्सी को उठाकर करीब ला रहा था। लिताओ ने सर को तकलीफ से झटका और अपनी तरफ से पूरी कुव्वत से लड़ने की खातिर दारान की तरफ लपका, लेकिन उसके करीब पहुंचने से पहले ही लंबा बाजू किए पंच ने उसे हवा में ही उछाल दिया था। वो बेकाबू होकर गिरा था। घबरा कर बामुश्किल उठा, गर्दन मोड़कर खौफ से दारान की तरफ देखा जो अपने कोट जे शिकन दुरुस्त कर रहा था। कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? दारान ने दो पंच पड़ने पर ही वो अधमुआ होकर खौफजदा हुआ था। इससे पहले कि लड़खड़ाता हुआ खौफ से बाइस वो अपने बचाव के लिए कमरे की तरफ बढ़ता, अनिल ने पीछे से उसके दोनों बाजू काबू करने के बाद उसे कुर्सी पर बैठा दिया था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मसला क्या है? कौन हो तुम लोग? उलझकर वो निढाल सा बार बार एक ही सवाल दोहराया जा रहा था। अनिल के बाजू से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। दारान करीब आया और फिर से ज़ोरदार थप्पड़ न सिर्फ उसके गाल पर रिंग किया बल्कि उसकी गर्दन को दाईं तरफ एक भरपूर झटका लगा था। अब की बार उसने झुकी गर्दन और बामुश्किल ऊपर देखा मगर सवाल नहीं किया। जानता था हर सवाल के जवाब में सामने खड़ा शख्स मुंह खोलने के बजाय हाथ चला रहा था। जोई? दारान ने हाथ हवा में उड़ाया और उंगलियों की हल्की सी जनबिश से दरवाजे की तरफ इशारा देते हुए पुकारा था। जोई, जो कब से उसके बुलाने के मुंतज़िर थी, आगे बढ़ी। दरवाजे के सामने लकड़ी की ज़मीन पर साया बना। जोई के अंदर कदम रखते ही लिताओ का मुंह पूरा खुल गया था। वो हैरत ज़दा बेयकीनी से सामने खड़ी जोई को देख रहा था। तुम ये यहाँ क्या कर रही हो? कैसे आई शियोन? वो जोई को बेतासुर मगर सख्त चेहरे के साथ अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहा था। उसका यूं हकलाना बजा था। वो ज़ख्मी शेरनी की तरह उस पर झपटी। ज़ोरदार तमाचे उसके मुंह पर दाएं बाएं मारने के बाद वो एकदम से जैसे किसी जुनून की कैफियत में आ गई थी। टांगें घुमा घुमा कर लिताओ के पेट में मार रही थी। इर्द गिर्द से चीज़ें उठाकर उसके सर पर दे मार रही थी। वो जो भी दारान से पड़ने वाले मुक्कों की ताब नहीं ला सका था, जोई के ताबड़तोड़ हमले ने बेहाल कर दिया। अनिल ने खुले मुंह से एक निगाह जोई की तरफ डाली और फिर सामने खड़े दारान की तरफ देखा जो हैरत से बजाय दिलचस्पी से ये सब देख रहा था। लिताओ दर्द से चीख रहा था। वो उसे पागलों की तरह मार रही थी। टांग मार कर वो उसकी कुर्सी समेत ज़मीन पर गिरा चुकी थी। अनिल तेज़ी से दारान के करीब हुआ जो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। हाथ की अंगश्त उंगली को फोल्ड किए लब पर रखे वो पहली दफ़ा किसी को मुतासिर कुन निगाहों से देख रहा था। लिताओ अब ज़मीन पर गिरा हुआ था जबकि जोई अपने भारी बूटों वाले पाँव
उसके पेट पर मार रही थी। लिताओ किसी गीदड़ की तरह चिल्ला रहा था, दरान रोको जोई को, कोई सुन लेगा इसकी चीख पुकार। अनिल ने दारांग के गिर्द देखते हुए दरान से कहा था, मारने दो ना, वो वहाँ मार रही है जहाँ उसने मारा था, सुकून मिलने दो इसे। दरान की दिलचस्पी उरूज पर थी, लबों पर मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी लड़की देखी थी उसने। उसके मुताबिक तो जोई की जगह और कोई लड़की होती तो इतना तशद्दुद करने वाले शख्स को देखकर फिर से कांपने लगती, मगर वो तो गिन गिन कर बदले ले रही थी। जहन में उसकी छत वाला मंजर घूम गया था। कमज़ोर तो वो कभी नहीं थी। दरान के लब शाइस्ते अंदाज में इम्प्रेसिव बाहर निकले थे। कल जो लड़की उसके सामने बैठी गिड़गिड़ा रही थी, आज वही लड़की उससे बहुत मुख्तलिफ थी। लिताओ की हर मज़ाहमत को नाकाम करती। अब वो उससे बाल मुट्ठियों में जकड़े हुए थी और गर्दन के झटके दे रही थी। वो थोड़ा सा उठने की कोशिश करता तो टांग पकड़कर खींच देती। किचन की शेल्फ पर पड़ी चीज़ वो उठा कर उसके सर पर मार रही थी। अनिल ने गुस्से से दरान की तरफ देखा था, जो मज़े से सिगरेट सुलगा रहा था। मर जाएगा वो, कहो इसे बस करे, जो काम करने आए हैं वो करें और चलते बने यहाँ से। अनिल ने एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किए थे। फिर दरान से ना उम्मीद होता तेज़ी से आगे बढ़ा जोई, जो अब कोई डिब्बा उठाकर उसके सर में मारने वाली थी। अनिल ने उसके बाजू को हवा में ही थाम लिया था। जोई बस करो, बस इसको पुलिस के हवाले करना है। तुम अपना पासपोर्ट और मैरिज सर्टिफिकेट लो बस। अनिल ने पुचकारते हुए उसे ठंडा किया था। वो एकदम से जैसे होश में आई थी। फिर अनिल की तरफ देखा, जो उसके हाथ से डिब्बा पकड़कर वापस शेल्फ पर रख रहा था। दरान सिगरेट की कश लगाता हुआ अब चंद कदम आगे आ चुका था। फिर आहिस्तगी से नीचे बैठा। पासपोर्ट कहाँ है? इंग्लिश ज़बान में पूछा। वो पैरों के बल लिताओ के सामने बैठा था, जो खून में लथपथ सर के साथ कराहते हुए ज़मीन पर से उठने की कोशिश कर रहा था। फिर खौफ और हैरत से दरान की तरफ देखा। वो सामने कराहते हुए हाथ से इशारा सामने रखी अटैची नुमा भूरे लेदर के डिब्बे की तरफ किया था। अटैची एक लकड़ी की मेज़ पर रखा हुआ था। जोई तकरीबन भागती हुई उस तक पहुंची थी। अटैची के अंदर रखी चीज़ों को कुछ देर ही उलट पुलट करने के बाद वो अपना पासपोर्ट उसमें से बरामद कर चुकी थी। फिर कुछ कागजात हाथ में थामे वापस पलटी। कागजात शायद उसकी शादी की रजिस्ट्रेशन थी, जिसे आते ही उसने लिताओ के सामने खड़े होकर फाड़ दिया। मैं इस शादी को ना कल मानती थी और ना ही आज। मेरी शादी तुमसे हुई ही नहीं थी। कागज़ के टुकड़े लिताओ पर उछालती वो ज़ोर से चीख उठी थी। जोई, लीव इट, ये डिवोर्स भी देगा, डोंट वरी। अनिल ने उचक कर जोई को तसल्ली दी थी, जो शायद फिर से उसको मारने लगी थी। ना जाने कितनी अज़ियतें उसने इन 3 दिनों में सही थीं, जिनका लावा आज फटा था। 3 दिन वो जिस बेबसी से इस कैद में थी, कमज़ोर वो तब भी नहीं थी। 2 दफ़ा उसने भागने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन आज दारान का साथ एक अजीब ताकत दे गया। कैसी ताकत? ये कैसी तलाक? ये क्या तलाक देगा मुझे? मेरी शादी इससे हुई ही नहीं है। इसने चर्च में बाइबल के सामने जितने भी दावे किए सब झूठे थे। ये कौन सी शादी थी? जोई की आवाज़ फट रही थी। आज वो कमज़ोर नहीं थी या कुछ अज़म कर चुकी थी, जिसकी ताकत उसकी हर इरादे से झलक रही थी। चेहरे की रंगत गले में लिपटे स्कार्फ जैसी हो रही थी। दारान, अब क्या करना है इसका? अनिल ने रुख मोड़े हुए दरान से सवाल किया था, जो अब हाथ सीने पर बांधे हुए पुरसोच निगाहों से जोई को बगौर देख रहा था। अनिल के पुकारने पर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। कुछ नहीं करना, बस इससे पासपोर्ट लेना था, अब निकलते हैं। दरान ने सीने पर बंधे हाथ खोलते हुए मुतवाज़िन लहजे में जवाब दिया था। क्या मतलब? ऐसे कैसे भाई? इसे पुलिस के पास लेकर जाते हैं, जोई के बयान दिलवाते हैं। अनिल ने हैरत से भवें इकट्ठे की उसके करीब आकर कहा था। जोई, चले निकलना है हमें। दरान ने अनिल के बात का जवाब देने के बजाय जोई की तरफ देखकर हुक्म सादर किया था। अनिल ने सिर्फ देखने पर इक्तफा किया, क्योंकि अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था नहीं जानता था। सोच वो भाप लेता था, अनिल नहीं। अनिल ने कंधे उचकाकर उसकी तकलीद की थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब वो लोग वहाँ से बाहर निकले। लिताओ ज़मीन पर रेंगता हुआ अब उठने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको नॉवेल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले।
सितारों से झलमलाते आसमान के नीचे वो खूबसूरत रिजॉर्ट था। ये लाविया से आगे रास्ते में आने वाला एक मशहूर रिजॉर्ट था जहां उन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट बुक किया था। छोटे से लॉन्ज में महल का एक अदद बेडरूम, फर्निश्ड किचन और एक अदद टेरेस पर मुश्तमिल ये रिजॉर्ट बहुत ही पुरसुकून था। अपार्टमेंट के लॉन्ज में मौजूद आतिशदान में एक आग अपने जुबन पर थी, लकड़ियाँ सुलग रही थीं और पूरे कमरे की हदत बख्श रही थी। दरान आतिशदान के करीब सिंगल सोफे की पुर्श से टेक लगाए बैठा था, जबकि अनिल आतिशदान के करीब कमर पर हाथ धरे उखड़ू खड़ा था। जोई को जैसे हफ्तों बाद यूं बेफिक्री की नींद आई थी, वो आते ही सो चुकी थी। उनको यहाँ आए आधा घंटा हुआ था। दरान के मुताबिक वो अभी शंघाई नहीं जा सकते थे, क्योंकि लिताओ ने फ़ौरन उससे आदमी से रब्ता किया होगा जिसको उसने जोई बेची थी। वो उसके लोग उनकी शंघाई का दाखिला पर इंतज़ार कर रहे होंगे, इसीलिए वो लोग वापस जाने के बजाय लाविया से आगे आ गए थे। जबकि यहाँ भी अनिल का उसके इख्तलाफ था कि यहाँ रुककर ज़्यादा ख़तरा मोल ले रहे हैं। अनिल अब भी इसी बात पर पिछले 10 मिनट से उसके साथ बहस कर रहा था। ये सब क्या सच कुछ उलट पुलट कर रहे हो? सीधा सीधा जोई को पुलिस स्टेशन ले जाते, लिताओ के बयान दिलवाते और उसे वहाँ से पाकिस्तान ले जाते। सिंपल। अनिल ने गुस्से से उसे सीधे रास्ते बताए थे। दरान ने थकी सी अधखुली निगाहें आतिशदान से मोड़ी और उसकी तरफ देखा था। कल रात से वो जाग रहा था और अब आंखें बामुश्किल खुल रही थीं। चेहरे पर थकावट के आसार थे। पाकिस्तान सारा मीडिया इकट्ठा होता, पूरी दुनिया को पता चल जाता कि वो कहाँ से किन हालात से वापस लौटी है। लोग 4 दिन इस पर अफसोस करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा जानते हो? ऐसी लड़की का क्या हाल होता है माशरे में? थकी सी और नींद की खुमारी से भरी हुई आवाज़ में वो आज कितने अरसे बाद यूं किसी के लिए फ़िक्रमंद होता अनिल को हैरत में डाल गया था। मैंने सोच लिया है ये सब खुलेगा, लेकिन जोई के ज़रिए नहीं, जोई की उस दोस्त के ज़रिए जो उससे पहले यहाँ फंसी हुई थी। कौन सी दोस्त? अनिल ने भवें उचकाई थी। हिना है उसकी दोस्त का नाम। उसकी शादी भी उसी गिरोह के थ्रू हुई थी। वो अपने शौहर की कैद में है। वो उससे जिस्म फरोशी करवा रहा है, अपने घर में कैद कर रखा है। हिना ने पाकिस्तान में ही उसे इन्फॉर्म कर दिया था। उसने निकलने की कोशिश की मगर नाकाम रही। हिना को वहाँ से निकालना है। जोई को उस सब से पोशीदा रखना है। वो अटल लहजे में उसे अपनी सोच से आगाही दे रहा था। मगर जोई क्यों नहीं? अनिल ने ठहरे से लबे लहजे में उसे शाकी निगाहों से सवाल किया था। दरान ने चौंक देखा। अनिल ने की सोच पर बेसाख्ता ही कहका उमड़ आया था। नफ़ी में सर हिलाते हुए बामुश्किल हंसी पर काबू पाया था। जोई पर मैं कोई मर नहीं मिटा, बस उसको मैं अपने मामले में भी घसीट चुका हूँ, तो उसे यूं लटकता हुआ नहीं छोड़ सकता। मुझे हार्वी और ब्रूस की चाल को भी सारी इंडस्ट्री के सामने लाना है। दरान ने कुर्सी के पुष्ट से सर टिकाए वजाहत दी थी। जोई को फिर कब पाकिस्तान भेजेंगे? अनिल ने बर्खास्ता अगला सवाल किया था। जाएगी, लेकिन तब जब सब उसके लिए सिक्योर हो जाएगा, अभी नहीं। अभी पाकिस्तान भी उसके लिए ख़तरा है। दरान ने गहरी सांस ली और एक झटके से सोफे पर से उठा था। मैं सोने जा रहा हूँ, नींद से बोझल आवाज़ में कहा था, फिर रुका। एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट। बेडरूम में जोई सो रही थी। छोटे से लॉन्ज में एक अदद बड़ा सोफ़ा था। दरान ने रुख मोड़ा। अब सोना कैसे है? तुम सोफे पर सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। आज रात तुम दोनों तो कल भी नहीं सोए थे। अनिल ने मुस्कुराते हुए हल पेश किया था और आतिशदान के पास मौजूद सिंगल सोफे पर विराजमान था। 2 सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद गर्दन मोड़कर देखा तो दरान जो तो समेत ही सोफे पर बेखबर सो रहा था। गहरी सांसें लेकर उठा। कभी नहीं सुधरेगा, कम से कम जूते तो उतार ले इंसान। दरान ने के जूते उतारने के बाद वो वापस आतिशदान के पास आ चुका था। रात के 2 बजे, जहाँ सुनसान गलियों में बस कुत्ते भौंक रहे थे, वहाँ मलिक हाउस के छोटे से लॉन में जैसे एक भौचाल का समा था। फ़ायका की निस्बत के तकरीब के बाद मुसवाए शाजिया और तालत के कुंबे के तमाम मेहमान अपने अपने घरों को रुखसत हो चुके थे। अब तो लॉन में सारे घर वाले कतार दर कतार लगी कुर्सियों को आड़ा तिरछा किए हुए बैठे थे। शाजिया ने तकरीब के फ़ौरन बाद ही दरान को अपने साथ ले जाने की बात सबके सामने रख दी थी। सब लोग तकरीब के ही जोड़े में मलबूस लॉन में चाय के इंतज़ार में बैठे थे जब शाजिया ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जह किया और दरान को अपने साथ लेकर जाने और फिर अपने भाई के हिस्से के बंटवारे का ऐलान कर दिया था। दस्तगीर बेगम साड़ी लगाए बैठे बैठे ठाठ से स्टेज पर तकिए के सहारे बैठी थीं।
13 साल सबरीना उनकी टांगें दबा रही थी। बाकी तमाम नफूस सामने कुर्सियों पर विराजमान थे। उन सब में वो भी बैठा था जिसको लेकर ये सारी बहस हो रही थी। सियाह पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस, बिखरे बाल, बेजार सूरत, कुछ एहसाब शर्ट की आस्तीन मोड़े, वो जबड़े सख्ती से बीचे हुए बेबज़िली और सारी बहस का हिस्सा बना बैठा था। कुछ देर पहले तकरीब से आंख बचाकर वो छत में दिए गए अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था जब अख्तर और शाजिया कमरे में आ धमके और उसे ज़बरदस्ती यहाँ सबके बीच लॉन में लाकर बैठा दिया। ठीक है, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो पूछ लेना आप लोग दारान से, वो भी मेरे साथ जाना चाहता है। शाजिया ने सर झुकाए बैठे दारान की तरफ बड़े मान से इशारा किया था। अब सबकी निगाहें उसकी तरफ ही उठी हुई थी, जो किसी की तरफ निगाह तक उठाने का रवादार नहीं था। दस्तगीर बेगम ने एक खूंखार निगाह शाजिया के रुख पर डाली थी और फिर तुनक कर साड़ी के पल्लू से बूढ़ी झुर्री ज़दा हाथ बाहर निकाला। अपनी माँ की तरह चलाक मत बन शाजिया। बचपन में इसे पाले पोसे हम, पढ़ाए लिखाए, और जब जवान हो गया हो और कमाने जो हो गया है तो आ गई तू हक जताने। वाह भाई वाह। दस्तगीर बेगम ने गुस्सैले लहजे में तंज का अंजर खूब शामिल था जो शाजिया का तन मन जला गया था। असफंद ने घुटी सी सांस खारिज की थी। शाजिया ने बरहम निगाह असफंद पर डाली थी। पूछे इनसे, खड़े हैं सामने, मैंने कहा था मेरा भतीजा है, दे दे मुझे। तब भी ये असफी भाई का ही फैसला था। मैं चुप हो गई, लेकिन अब नहीं। हर साल एक ही बहस को तो इन तक महदूद करके चली जाती हूँ मैं, लेकिन इस दफ़ा खाली हाथ नहीं जाऊँगी। शाजिया कहाँ पीछे हटने वालों में से थी। सबकी आंखों में आंखें डाले एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा कर रही थी। अख्तर बस चोर निगाहों से हल्की सी लकीरें पेशानी पर डाले सबके चेहरों को जांच रहा था। अरे बस कर, आई बड़ी। तब भी असफी भाई का फैसला था, सो जतन होते हैं छोटे बच्चे के जो हम सब ने किए हैं। अपने बच्चों के हक मार कर इसे पाला है। इसमत जो फायका की गोद में रखे सर को दबा रही थी, तेवरी चढ़ाकर बहस में अपना हिस्सा डाला था। दरान उनके दिलों में नहीं रहता था, मगर दरान के बिना अब उनका जीना भी सुहाने रूह था। घर के इतने काम वो दरान से बिना अजरत के लेते थे। अगर कोई मुलाजिम होता तो वो भी बड़ी से बड़ी उजरत पर लात मार जाता। असफंद और यावर सिर्फ अख्तर ही नहीं, तलत के शौहर अदनान की वजह से भी खामोश थे। शाजिया तो ना आज घर में मौजूद दामाद को देख रही थी और ना ही असफंद की घूरी और गुस्से को। अच्छा चच्ची, मैं इस सब बहस में पढ़ना ही नहीं चाहती। आप दरान से पूछ लें वो क्या चाहता है, बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। वो बड़ा हो गया है, अपना फ़ैसला खुद कर सकता है अब। शाजिया ने असमत की बात पर मुंह बसोरे निगाहें फिर से दस्तगीर बेगम की तरफ घुमाई थी। दरान क्या चाहेगा, अभी 16 का हुआ है, वैसे भी इसकी शादी हम सबरीना से करेंगे। ऊपर वाला पोर्शन आबाद करेगा। यावर पढ़ा रहा है, इसे लिखा रहा है, इसका हक ज़्यादा है। इस पर दामाद भी तो बेटे जैसा होता है। दस्तगीर बेगम ने हाथ नचाकर फ़ौरन ही अगला फैसला सुना दिया था। सबरीना के हाथ दस्तगीर बेगम के टांगों पर ही रुक गए थे। मसवाए रूबी और सोनी के सबकी आंखों के हजम बढ़ चुके थे। हौकों की तरह सब दस्तगीर बेगम की तरफ देख रहे थे। सबरीना नासमझी से इर्द गिर्द देख रही थी। दरान ने जब से मुट्ठियाँ भींचनी मगर नज़र नहीं उठाई थी। शायद वो उनके एहसानों का कर्ज चुकाते चुकाते एक कठपुतली बनकर रह गया था। बचपन में तो वो इतना नहीं जानता था कि आखिर वो सब उसकी खींचना तानी में क्यों लग रहे होते हैं, लेकिन अब पता चला था। नवीन ने 12 साल बाहर रहकर पाकिस्तान में अच्छी खासी जायदाद बना रखी थी जो कानूनी तौर पर उसके जवान होने के मुंतज़िर थी, और मलिक हाउस में भी वो नवीन की इकलौती औलाद होने की वजह से ही आधा हिस्सेदार था। चच्ची, ऐसे कैसे आप रिश्ते तय कर रही हैं दरान का? शाजिया तो तिलमिला उठी थी। उसके आगे की मंसूबे भी चकनाचूर हो रहे थे, नज़र आ रहे थे। उसने और अख्तर ने तो सोचा था कि वो अपनी बेटी रानिया की शादी दरान से कर देंगे, मगर यहाँ तो और ही कहानी थी। क्यों, क्या बुराई है हमारी सबरीना में? रूबी ने नाक फुलाई सवाल किया और चाय की ट्रे थामे कुछ देर पहले ही लॉन में दाखिल हुई थी। दस्तगीर बेगम के जहन में सबरीना और दरान के रिश्ते का ख्याल डालने वाली भी तो वही थी। मैं बुराई की बात नहीं कर रही हूँ, मानती हूँ चच्ची अब इस घर की सरबराह हैं, लेकिन क्या अभी ऐसे बच्चों का बिना पूछे उनके रिश्ते तय कर दिए जाते हैं? इतने छोटे हैं दोनों।
शाजिया ने नफरत आमीज़ लहजे में फैसले की ताकीद की थी। वो अपने हिस्से का बंटवारा अपनी शादी के कुछ अरसे बाद अपने वालिद की ज़िंदगी में ही ले चुकी थी। अब तो जितना कुछ था वो नवीन के बाद दरान को जाता था। अरे बीबी, हमारे बच्चों को ऐसी पट्टियाँ मत पढ़ा। दरान की तरबियत हमने अपने अंदाज में ही की है। वो जानता है मलिक हाउस का पत्ता पत्ता मेरी मर्ज़ी पर हिलता है और शादी नहीं कर रहे हैं हम उसकी, अभी रिश्ता तय कर रहे हैं बस। मुझे पता है तुझे किस बात की आग लग रही है। दस्तगीर बेगम ने गर्दन और आंखें एक साथ घुमाई थीं और फिर नखोश से कुछ दूर खड़ी शाजिया की बेटी रानिया की तरफ देखते हुए दुपट्टा दुरुस्त किया था। शाजिया एक झटके से अपनी जगह से उठी और एक जिस्त में दारान के सर पर खड़ी थी। दारान, तुम बोलो, कहाँ रहना है तुम्हें? बताओ इन सबको। दारान ताहुनूज सर झुकाए जब्त की आखिरी दहाने पर था। यावर ने दारान के झुके सर को बगौर देखा था और चुप का रोज़ा तोड़े अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सफ़ेद कमीज़ शलवार में मलबूस यावर मलिक की उठान आज भी कायम थी। बस करें आप सब, क्या तमाशा बनाकर रख दिया है बच्चे की ज़िंदगी को। दारान की शादी चाहे सबरीना से हो या ना हो, मेरा बेटा है और रहेगा। सॉरी शाजिया बाजी, पहले भी मैं भी यही सोचा करता था दारान को आपके पास होना चाहिए, लेकिन अब नहीं। मुझे ये जानकर निहायत ही अफसोस हुआ कि आपकी मोहब्बत भी नवीन भाई की जायदाद तक ही महदूद है। यावर के आसाब तने थे मगर वो अपने लहजे को हद दर्जा धीमा रखे हुए था। शाजिया उसकी बड़ी थी, वो उसका एहतराम अपनी जगह था। यावर ने चंद कदम आगे बढ़ाए और दरान के कंधों पर हाथ रखते हुए झुका था। दरान बेटा, मेरी तरफ देखो। कोई प्रेशर नहीं और कोई ही ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी है और मर्ज़ी भी तुम्हारी ही होगी। बोलो, शाजिया बाजी के साथ जाना है क्या तुम्हें? यावर ने अपनाइए से सवाल किया था। चारों तरफ खामोशी छा गई। यावर मलिक पहली वो शख्सियत थी जिसने उसे सीने से लगाया था। वो ना सिर्फ उसे अपना चाचा समझता था बल्कि दारान की शख्सियत में मौजूद ठहराव और एहतराम यावर की ही महरूम मिन्नत था। अगर तुम जाना चाहते हो तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन नवीन भाई की जायदाद किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारे नाम ही होगी। यावर ने उसके कंधों पर दबाव बढ़ाया था। दारान ने निगाह उठाई। सबके जहनों की बाज़गश्त एक साथ उसको दिमाग घुमा रही थी। मुखलिस ना ये सब चेहरे थे और ना ही जो आज उसके सगे फुप्पो बनने अपने मुफाद की खातिर अपने साथ ले जाना चाहती थीं। सबको उसके मरहूम बाप की दौलत से गर्ज थी। बोलो दारान, शाजिया ने अजलत भरे लहजे में इस्तफसार किया था। मुझे यहीं रहना है, बहुत आहिस्तगी से जवाब दिया। लहजा जब्त गामजी का था। सराज से अपनी जगह से उठा और फिर वहाँ से रुका नहीं था। तेज़ तेज़ कदम उठाता वहाँ से निकल गया। शाजिया का मुंह खुले का खुला रह गया और वहाँ हवा में मुताल्लिक रह गया था। दरान ऐन वक्त पर बाजी पलट गया। ले बस सुन लिया, उसके मुँह से पड़ गई कलेजे में ठंडक। अख्तर मियाँ, बुरा मत मानो पर लालच अच्छी बात नहीं है। दस्तगीर बेगम ने सीना चौड़ा किए अपनी जीत की जश्न मनाया था। दस्तगीर बेगम ने भी सीधी शाजिया के बजाय अख्तर पर बात की, जो तब से अपनी बीवी के कंधे पर बंदूक रखे चलाए रहा था। शाजिया सबकी तरफ एक गुस्सैली निगाह डालती तेज़ी से पोर्च की तरफ बढ़ी। कुछ देर में ही अख्तर और उसके बच्चे भी लॉन के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। सबरीना, फ़ायका, राहिब, बुरहान, तुम लोग भी चलो कमरों में। यावर, जो अभी तक दारान की कुर्सी से करीब खड़ा था, गुस्से से बाकी बच्चों को कमरे में जाने का इशारा किया था। तक इसी फ़ायका, हौक सी सबरीना, नींद से भारी होती आंखों वाला राहिब और तेवरी चढ़ाए बुरहान अपनी अपनी जगह से उठकर बारी बारी लॉन से जा चुके थे। बच्चों के जाते ही यावर ने अपना रुख पूरी तरह दस्तगीर बेगम की तरफ मोड़ा, जो चाय के कप को ख़त्म किए अब पास बैठी रूबी को पकड़ा रही थी। अम्मा, ये सबरीना और दरान के रिश्ते वाली बात क्या है ये सब? यावर के लहजे में रोब और दबदबा था। तो क्या बाहर के लिए ऐश करने को कोई और आए ना दरान के दुल्हन बनकर, तो देख लेना कैसी आंखें फेर लेगा। अरे भाई, सबरीना से बिहा देंगे तो क्या बुराई है? नवीन के बाद सब उसका है, घर में रह जाए सब। दस्तगीर बेगम ने हाथ उठाए नखूस से वजाहत दी थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बेटी को इन लालच के झमेलों में डालने की। दरान से कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। यावर ने हाथ ताने तनबियाह की थी। नहीं, कोई उसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर वो मान जाए तो क्या बुराई है इसमें? रूबी ने कंधे उचकाते हुए वो अपनी बात कही थी और तायदी निगाहों से अजफन पर डाली थी। मैं यावर के साथ मुत्तफिक हूँ। दरान की शादी का फ़ैसला हम नहीं लेंगे, वो खुद लेगा।
असफन ने दो टूक लहजे में बात ख़त्म की और ख़ामोशी से अपनी जगह से उठकर कदम पोर्च की तरफ बढ़ा दिए थे। उसको काहे की चुप लगी हुई है। आज शाजिया को भी पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। दस्तगीर बेगम ने थोड़ी पर हाथ धरे रूबी की तरफ देखा। देखते हुए असफन की खामोशी के बारे में तजस्सुस जाहिर किया था। रूबी ने कंधे उचकाए और उलझी हुई सी अपनी जगह से उठी थी। असफन मलिक के पीछे कदम पोर्च की तरफ बढ़ा दिए थे। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता लॉन के सुनसान छोड़कर जा चुके थे। गुप्त अंधेरे में डूबे लॉन में कुर्सियां अब खाली पड़ी थीं। सफ़ेद रंग की चादर में लिपटे उसे तकिए पर वो सर रखे हुए थी। घनी सियाह पलकें गालों के ऊपर हुडी पर धीरे से लर्जी थीं। कसमलंदरी से बाई करवट से सीधी हुई थी तो कितनी ही घुंघराली लटें गाल से अलग होती गर्दन पर जा गिरी। धीरे से कसमसाई और फिर एक झटके से आंखें खुली। खौफ से फटी आंखें, वहशत ज़दा सी। कहाँ थी वो? दिल डूब कर उभरा था। मलगीजा सा अंधेरा और फिर नफीस लकड़ी के काम वाली छत। निगाहें छत के नकूश निगार से टकरा कर पलटी और सीने तक गरम मुलायम कंबल ओढ़े हुए थी। उफ शुक्र। दिल की धड़कनें किन तेज़ी रफ्तारी से मुतवाज़न हुई थी। हाँ, वो रिजॉर्ट के बेडरूम में थी जहाँ शाम को वो लाविया से यहाँ पहुँचे थे। खौफ की कपकपाती जो कुछ देर पहले पूरे वजूद को घेरे हुई थी पुरसुकून हुई। आहिस्तगी से हल्का फुल्का होता हुआ सर ने दाईं तरफ मोड़ा था। पूरी दीवार में नस्ब शीशे की बंद खिड़की की बाहर के मंजर को वाज़ह कर रही थी। सफ़ेद पर्दे खिड़की के दाएं बाएं समेट कर बांधे हुए थे। सामने रिजॉर्ट के जलते बड़े बड़े बल्ब की रोशनियों में वाज़ा होते मनाजर हैं। समंदर की लहरें पत्थरों से टकराते हुए उठ खेलियाँ कर रही थीं। पत्थरों से टकराती उनको भिगोती और फिर चंचल हसीना की तरह शरारत से पीछे हट जाती थीं। ऐसे चंचल हसीना जो महबूब के कान में मद भरी सरगोशी करके और फिर उसकी कुर्बत से पहले ही पीछे हट जाए। वो मबहूत हुई। उसे हुस्न का मंजर देखकर चंद लम्हे एहसास नहीं हुआ कि वो टिकटिकी बांधे बस बाहर देखे जा रही है। फिर अचानक दारान और अनिल का ख्याल आते ही दोनों हाथों को सहारा लिए उठ बैठी थी। बेड इतना नरम था कि पूरा वजूद अंदर धंसता हुआ महसूस हो रहा था। गर्म कोट जो सोने से पहले ही उसने अपने ऊपर से उतारा था कुछ दूर काउच पर पड़ा था। जो खुद वो हल्के सब्ज रंग की टी शर्ट में जीन्स में मलबूस थी। खुद को कंबल पर से हटाती बेड से नीचे उतरी। गर्म और नरम कंबल से निकलते ही बाहर की खनगी ने झिंझोड़ दिया था। दरमियान साइज़ का कमरा था जिसमें एक बेड का काउच और दीवार में नस्ब स्लाइडिंग डोर अलमारी थी। वो कोट पहन रही थी क्योंकि बिस्तर से निकलने के बाद एहसास हुआ सर्दी जिस्म के अंदर घुस रही है। नींद पूरी होने के बाद एहसास तो हल्के फुल्के हो चुके थे मगर भूख की शिद्दतें बेइंतहा बढ़ चुकी थीं। कोट और जूते पहनने के बाद स्कार्फ को गले से गिर्द घुमाती वो कमरे के दरवाजे तक पहुंची। 1 सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद वो दरवाज़ा खोल चुकी थी। अंधेरे से कमरे में से अचानक रोशनी लाउंज में आने पर लम्हा भर को आंखें चुंधिया गई थीं। एक लम्हे के लिए आंखों को मीच कर खोलने के बाद वो अब सामने का मंजर देख रही थी। सिंगल सोफे पर एक तरफ गर्दन ढलकाए अनिल सो रहा था और सोफे पर दारान करवट लिए कुशन को दोनों बाजुओं में भींचे गहरी नींद में था। आतिशदान में जलती आग की हिद्दत की वजह से लाउंज कमरे की निस्बत काफ़ी गर्म था। दारान के पास से गुजरते हुए वो उस सोफ़े के पास आई थी जहां अनिल बेआरामी में सो रहा था। दाईं तरफ गर्दन को सोफ़े से हत्थे पर रखे कुशन पर टिकाए वो उस पर सर रखे सो रहा था। सुने, आहिस्ते से पुकारती हुई वो थोड़ा सा झुकी। मधुर सी आवाज़ ने आतिशदान में भड़कते शोलों का साथ दिए। सुने, एक दफ़ा और उसने आवाज़ का दर्जा बढ़ाकर पुकारा था। क्या हुआ? अनिल ने कलस्मलिंदी से बोझल आंखें खोली थीं। फिर हवास में आते ही जल्दी से चौकन्ना हुआ और एक नज़र सर पर खड़ी जोई पर डाली और फिर दारान पर। कुछ नहीं हुआ। वो आप यूँ सोफ़े पर सो रहे हैं, रूम में जाकर सो जाएं। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाएं आराम करें। अनिल ने कुशन उठाकर गोद में रखा और शाइस्तगी से इनकार किया। मैं आराम कर चुकी हूँ, आप सो जाएं। अब यहाँ तो आप कंफर्टेबल नहीं है ना? वो वाकई अब चेहरे और अंदाज से काफ़ी पुरसुकून सा लग रही थी। अनिल ने आईब्रो उचकाए गहरी सांस खारिज की थी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, मशकूर लहजे में कहा। नींद ने तो वैसे भी बेहाल कर रखा था।
कुशन गोद से उठाया और एक निगाह घड़ी पर डालकर रात के 3 बज रहे थे। अनिल अब बोझल कदमों से कमरे की जानिब बढ़ गया था। अनिल के जाने के बाद वो यूं ही कमरे का जायज़ा लेती हुई आगे बढ़ी। कदम उसके सोफे तक आए और फिर आगे डग ना भर सके। गहरी नींद में सोया किसी बच्चे की मान मासूम लग रहा था। माथे पर बिखरे सीधे बाल, बड़ी हुई शेव, कुशन को दोनों बाजुओं की मदद से सीने से लगाए हुए था। निगाहें उसके नक्श नक्श को अकीदत से छू रही थी, जो उसके दिल में छुपी बेपनाह मोहब्बत से बेखबर सो रहा था। दिल उसको चाह सकता था, सिर्फ पानी के तसव्वुर भी करना खुद का मजाक उड़ाने जैसा था। उसके मुकाबिल में वो कुछ भी तो ना थी। यूं ही अपने सोचों में मगन वो उस पर निगाहें टिकाए हुए खड़ी थी जब वो धीरे से कसमसाया और भवें सुकीर्ण आंखें खोल दी। उसके यूं अचानक जाग जाने पर वो गड़बड़ाई, क्योंकि वो उसे यूं सर पर खड़े और मबहूत होकर तकते देख चुका था। दरान के चेहरे पर हैरत की हल्की सी रमक उभरी और मद्दम हो गई थी। वो अनिल सोफे पर सो रहे थे तो मैंने उनको रूम में भेज दिया। मेरी नींद पूरी हो गई थी। वो उसे यूं अपनी सफाइयाँ पेश कर रही थी जैसे चोरी पकड़ी गई हो। वैसे शायद पकड़ी ही गई थी, क्योंकि उसकी निगाहें अजीब तरह जोई को देख रही थीं। आप कब उठी? कुशन को एक हाथ से सीने पर से हटाते वो अब उठ बैठा था। एक हाथ से पेशानी पर आए बल दुरुस्त किए और घड़ी पर नज़र डाली थी। 3 बजे, अभी कुछ देर पहले। बिला वजह गले में डाले स्कार्फ को दुरुस्त करते हुए जवाब दिया था। मस्तरब कैफियत में कुछ ना समझ आने पर रुख मोड़े कुछ कदम आगे के फैसले पर मौजूद सोफे पर बैठ गई। दारान अब बिला वजहवाज किधर देख रहा था, इर्द गिर्द देख रहा था। क्या है? अजीब सी खामोशी थी। जोई ने निगाहें फिर से उसकी तरफ उठाई। वो अब आतिशदान के छोलों पर निगाहें जमाए बैठा था। सफ़ेद पाँव मैरून रंग के रग पर धरे थे और उसके जोगर्स करीब ही पड़े थे। वो अब उसके पैरों पर निगाहें टिकाए हुई थी जब दारान की आवाज़ उभरी, आपकी दोस्त हिना, यही नाम बताया था ना? जोई ने चौंक कर ऊपर देखा। वो उसकी तरफ ही देख रहा था। सोफे की पुश्त छोड़े तो थोड़ा आगे झुका हुआ। इनका कोई एड्रेस वगैरह मालूम है क्या? नहीं, एड्रेस तो नहीं, फ़ोन नंबर उसके शौहर का था मेरे मोबाइल में। पर जोई ने रुक कर मायूसी से कंधे गिराए थे। मोबाइल तो चीन आने से पहले ही उससे छीन लिया गया था। दारान ने उसको अधूरी बात समझते हुए पुरसोच अंदाज में सर हिलाया था। जोई ने सर झुकाया, फिर झटके से उठाया था। पाकिस्तान में उसके घर वालों ने उसके शौहर के नंबर ले सकते हैं। वो अपनी निगरानी में हिना से बात करवाते हैं उनकी। मुझे वो नंबर याद है। पुरजोश लहजा था, आंखें किसी उम्मीद से चमकी थीं। गुड। दारान ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया, सोफे की पुश से सर टिकाया, बाजू को ऊपर किया था। हिना बच जाएगी ना? सहमे से लहजे में पूछा। दारान ने निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ दी थी। फिक्रमंदी चेहरे पर साफ वाज़ेह थी। वक्त से पहले क्या कह सकते हैं? 2 टूक रूखे से लहजे में जवाब आया। जोई को रूखापन महसूस हुआ था। ऐसा क्यों था वो? एक पल में बहुत एहसास करने वाला और एक पल में ऐसा जैसे उससे ज़्यादा कोई अजनबी ना हो। जी। वो सर झुका गई। बोझ हूँ मैं इस पर। दिल पर भारीपन बढ़ने लगा था। आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी थीं। आप हिना के साथ पाकिस्तान नहीं जाएंगी? दारान की आवाज़ पर हैरत ज़दा सा ऊपर सिर उठाया था। निगाहें उसकी गहरी निगाहों से जाकर टकराई थी। आंसू से भरी बड़ी बड़ी आंखों की पुतलियाँ एक पल को लगा अभी चलक जाएंगी। देखें हिना, और आपकी सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। आपको अभी पाकिस्तान में भी खतरा हो सकता है। ये लोग बहुत बहुत मजबूत होते हैं और आपको पाकिस्तान में इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। फिर मैं कब जा सकूँगी? ज़ुकाम ज़्यादा लहजा था। अभी कुछ नहीं कह सकता। दारान ने कंधे आहिस्ते से झुकाए थे। जोई के चेहरे पर खौफ एकदम से बढ़ गया था। गले में भी नमकीन से पानी का एहसास बढ़ने लगा था। जोई की आंखें की पुतलियों में चमकता पानी उसके मख्फी नहीं था। वो सोच रही थी शायद बोझ है उस पर। वो मासूम लग रही थी इस वक्त, शाम वाली जोई से मुख्तलिफ जिससे वो मुतासिर हुआ था। अब तरस आ रहा था। काबिल रहम लोगों से नफ़रत थी उसे, मगर ना जाने क्यों इस वक्त सामने बैठी लड़की से उनसियत महसूस हुई। डोंट वरी, अभी आप मेरे साथ जाएंगी, आहिस्तेगी से कहा। इस दफ़ा लहजे में बेरुखी नहीं थी। कहाँ? रुंधियाई हुई आवाज़ कांपती सी जैसे बामुश्किल गले से बरामद हुई हो। अमेरिका, मेरे घर। दारान के जवाब पर हैरत से ज़्यादा वो उलझ कर उसकी तरफ देखने लगी थी। आँख छलक पड़ी थी। जल्दी से उंगली के पोले से आँख के कोने को दबाया था, मगर आंसू थे कि थमने नहीं। गाल 1 सेकंड में भीग गए थे।
परेशान मत हो, दरअसल मैं आपकी इजाज़त के बिना आपको अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। यूँ भी कह सकता है कि आपको बचाने और मुझे मेरे मुखालफिन को सबक सिखाने के लिए मैं सिर्फ़ एक तीर का इस्तेमाल कर लिया। दारान अब हद दर्जा अपनाइयत से उसे वजाहत दे रहा था। उसका रोता हुआ चेहरा वो क्यों उस पर तरस खा रहा था। अब आपको मेरे और मुझे आपकी ज़रूरत है, क्या आप देंगी? वो अभी उससे पहले बात मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाई थी कि उसकी मदद के लिए कहने पर तजस्सुस हुई थी। गालों के साफ करते ही हाथ वहीं थम गए थे। 1 2 3 सेकंड। मैं समझी नहीं कि कैसा साथ? उलझन से पेशानी पर शकन डाले सवाल किया था। हाथ इस स्कार्फ के कोने पर गिरफ्त मजबूत कर रहे थे। पलकें आंसू से तर थीं। पुतलियों की सफ़ेदी में हल्की सी लाली थी। वक्त आने पर बताऊंगा, फ़िलहाल तो ये जैसा मैं कहूँगा वैसा करना होगा आपको। जोई ने तन्हूज़ उलझी हुई नज़रों से देखते हुए सर अज़बात में हिला दिया था। स्कार्फ समेटे हाथ उठाया और नम गालों पर फेर दिया। फिर नज़रें झुकाईं और उनके सर से उंगली की पोरे से गिर्द लपेटने लगी थी। दारान ने उसकी झुकी निगाहें वाले चेहरे को बगौर देखा था। भूख की शिद्दत से अब निढाल कर रही थी। भूख लगी होगी आपको, किचन में आई थिंक कुछ न कुछ होगा। दारान के अचानक उसके जहन की बात कर देने पर वो चौंकी, मगर कुछ बोली नहीं। लखाजत से बालों को लट समेटा और अज़बात में सर हिलाया था। सर फिर से झुका दिया। हाथ अब भी दूसरे हाथ पर रख कर स्कार्फ के किनारे को लपेट रहा था। 1 2 3 सेकंड। आपको खुद करना होगा, वो सामने है किचन। ओफ, क्या वो उससे तवक्का कर रही थी? वो उसकी मेहमान है यहाँ। उसके जुमले पर जोई ने लखाजत से सर उठाया था। लब भीजे वो किचन की तरफ इशारा कर रहा था। नादम से अपनी जगह से उठी, फिर रुकी। आप कुछ खाएंगे? झिझक थी लहजे में। वो कुछ सोच रहा था, फिर चेहरा ऊपर उठाया। जो आप खाएंगी वही बना लीजिएगा मेरे लिए। गेट के सामने खड़े थे। ये सिंगल डोर गेट था। दारान ने आहिस्तगी से घंटी बजाई। रिजॉर्ट से सीधा वो आगे निकल आए थे। पाकिस्तान में हिना के माँ बाप के घर से बआसानी उसके शौहर का नंबर मिल गया था। वो जो नेकिंग के एक मुतवस्सित तबके में रिहाइश पजीर था। अगर मैंने ये शहर का नाम गलत पढ़ा हो तो प्लीज़ सॉरी। चॉन्किंग के फ़्लाइट पकड़कर वो तीनों कुछ घंटों के मुसाफत के बाद यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ के नंबर से दारान ने हिना के शौहर को फ़ोन किया और ख़ुद को क्लाइंट ज़ाहिर किया था, और अब उसके मुँह मांगी दाम पर वो उसकी बीवी की क्लाइंट बनकर उसके घर के सामने खड़े थे। चॉन्किंग पहुँचते ही उन्होंने एक होटल में रिहाइश ली, जहां वो अब जोई की छोड़कर ख़ुद यहाँ आए थे। तीसरी घंटी पर ही सफ़ेद दरवाज़ा खुल गया था। बदबू के भभकते उड़ाता खबीस शख्स गालिबन हिना का चीनी शौहर ही था। एडवांस पेमेंट फ़र्स्ट। लो जी। बड़े अंदाज में उसने पेमेंट की जेब से पिस्टल के हल्की सी झलक दिखाते हुए दारान से कहा था। दारान ने अनिल को इशारा किया। अनिल ने फ़ौरन कोट की जेब से पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया था। पैकेट को हाथ में देकर उसने उछाला और फिर दरवाजे से पीछे होते हुए दोनों को रास्ता दिया था। आओ। छोटी सी गैलरी थी जिसमें से वो उस शख्स के पीछे चल रहे थे। उसकी पैंट की जेब में पिस्टल अभी भी नज़र आ रहा था। गैलरी के आगे लाउंज और सामने 2 बंद दरवाजे थे। बदबूदार सा लाउंज, एक अदद सोफ़ा, मेज़ और सामने बड़ी स्क्रीन पर टीवी मुश्तमिल था। कुछ पियोगे पहले? लड़की और कमरा तैयार है। शख्स ने मुस्कुराते हुए एक तरफ मेज़ पर धरी शराब की बोतलों की तरफ इशारा किया था। मैं पीऊँगा, ये अंदर जाएगा, दारान ने मुस्कुराते हुए कहा था। वो हैरान हुआ। इकट्ठे नहीं जाएगा क्या? दारान ने नफ़ी में सर हिलाया। वो खबासा से कह लगा गया था। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी, पर वक्त के हिसाब से चार्ज है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इंग्लिश ज़बान में बोलते हुए उसने उंगली खड़े किए तनबीह किया था। हाँ, फ़िक्र ना करो। दारान ने हाथ खड़ा किए थे, तसल्ली दी और फिर अनिल को जाने का इशारा किया था। वो कमरा है सर, एंजॉय।
वो अनिल को आंख मारने के बाद कमरे की तरफ इशारा कर रहा था। अनिल ने गहरी सांस बाहर उंडेली थी। एक चोर निगाह दारान की निगाह से मिलाई और कमरे की तरफ बढ़ गया था। पैक मैं खुद लगाऊंगा। दारान ने शराब की बोतलों की तरफ बढ़ते शख्स को रोका। वो बत्ती से निकाले कंधे उचकाता हुआ पीछे हुआ था। दारान अब मेज की तरफ जा रहा था। अनिल कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बेबसी सी लड़की को चंद सानिये में पहचान गया था। वो उन्हीं की बिल्डिंग की लड़की थी। दिल के फटने जैसा एहसास हुआ था। वो निगाहें झुकाए एक रोबोट की मान बैठी थी। मेकअप से अटा चेहरा, शर्मनाक लिबास। अनिल निगाहें चुरा गया था। फिर बामुश्किल सर ऊपर उठाया। हिना। अनिल की आवाज़ पर वो बुरी तरह सटपटाई थी। सराज से सर ऊपर उठाया था। वो फटी आंखों से अनिल को देखती ये एकदम से उठी थी। हिचकी से बंधी उसकी चीख बरामद हुई थी। चुप, आपको यहाँ से लेने आए हैं। वो सहम गई। उसकी कैफियत बेयकीनी जैसी थी। कभी हंस रही थी तो कभी रो रही थी। अनिल लबों पर हाथ रखे खामोश रहने का इशारा कर रहा था। अनिल की तरह शायद वो भी उसे पहचान गई थी। रोए मत प्लीज़। चुप, आप बिल्कुल सेफ हैं अब। अनिल ने हिना की खामोश रहने का कहते हुए कमरे में जायज़ा लिया था। बिना किसी खिड़की और रोशनदान के इस छोटे से कमरे में सिर्फ एक ही उसी मकसद का साजो सामान था। अनिल के चुप करवाने के बावजूद सामने खड़े बेजान हिना घुटी घुटी आवाज़ में रोई जा रही थी। कैद, और वो भी अजियत भरी। इसमें किसी जी रूह की क्या हालत होती है, सामने बैठी वो लड़की ही जानती थी। पिछले 6 माह से वो यहाँ कैद व बंद में थी। माँ बाप ने तो यही सोचकर रुखसत किया था कि ना सिर्फ उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा बल्कि पीछे उनके घर को भी सहारा मिलेगा। शादी के झांसे में लाकर शौहर उसे 6 माह से जिस्म फरोशी जैसे घिनौने कारोबार में करवा रहा था। उसके घर वालों का मुंह हर माह चंद हज़ार भेजकर बंद कर देता था। वो अपनी निगरानी में हिना की बात घर वालों से करवाता था, जिसमें वो ये कहती है कि वो बहुत खुश है और यहाँ एक स्टोर में मुलाजमत करती है जिसकी वजह से आप लोगों को पैसे भेज रही है। सारा दिन वो उस छोटे से फ्लैट नुमा घर में ही बंद रहती थी। शौहर का जब दिल करता तशद्दुद करता और मुंह मांगे दामों पर जिस्म फरोशी करवाता था। वो अब मायूस होने लगी थी। खुद को हालात पर छोड़ दिया था, लेकिन आज यूं कोई उसे बचाने के लिए आ जाएगा ये नाकाबिले यकीन था। मुझे यहाँ से जाना है। मुझे पाकिस्तान जाना है, अपने घर। प्लीज़ मुझे ले चलो यहाँ से। कांपते हाथों से राह फरार की जा पर खड़ी वो अब भी बेयकीनी से सामने खड़ी अनिल के मिन्नत समाजत कर रही थी। जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, बिलीव मी। आप रोना तो बंद करें, आवाज़ बाहर जाएगी। अनिल ने तसल्ली आमीज़ लहजे में समझाया था। तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के लिए अपना कोट उतारा कर उसके कंधों पर डाल दिए थे। निगाहें का ज़ाविया तब्दील किया और कमरे के बंद दरवाजे को बगौर देखा था, जिसके पार छोटे से लाउंज में लगे सोफे पर हिना का शौहर बैठा था और दारान हाथ में 2 गिलास थामे उसकी तरफ आ रहा था। गिलासों में मौजूद महलूल की ऊपरी सतह पर सफ़ेद झाग के दबीज़ तह थी, जो दारान की डग भरने से गिलास के किनारों से टकरा रही थी। बड़ी महारत से दारान ने गिलास के अंदर मौजूद इस महलूल के अंदर बेहोशी की दवाई मिलाई थी। कनखियों से वो सामने बैठे शख्स को देखते हुए अब उसके करीब आ चुका था। वो बड़े मज़े से टांगे पसारे टीवी पर निगाहें जमाए हुए था। आपके लिए। दारान ने भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर मेज़ीन के लिए उसकी तरफ गिलास बढ़ाए थे। वो चौंका, हैरत से दारान की तरफ देखा। भरपूर अदाकारी थी। ओह, अपना मैं खुद बना लेता, आपने तकलीफ़ की, पर अब कर दी है तो लाएं दें। पीलाहट से भरे दांत निकाले वो अब दारान के हाथों से गिलास थाम रहा था। दारान ने गिलास उसे पकड़ाया था और ख़ुद बाईं तरफ लगे काउच पर विराजमान हुआ। वो गिलास को लबों से लगाए शराब चढ़ा भी चुका था, जबकि दारान हुनूस गिलास को एक हाथ में थामे बैठा था। निगाहें कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयों को आगे सरकता हुआ देख रही थी। 3 मिनट बस। आपको देखकर लगता है ऐसे जैसे बहुत देखा हुआ है कहीं। वो महलूल से भरे गिलास को लबों से हटाए आंखों के शनासाई अंदाज में चुंधी किए हुए दारान की तरफ देख रहा था। दारान ने आईब्रो उठाया। हाँ, एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर से बहुत शक्ल मिलती है मेरी। दारान ने बड़े वसूख से झूठ बोला था। वो ज़ोर ज़ोर से सर इस बात में हिलाने लगा। हाँ, याद आ गया, बिल्कुल वो रॉक फाइटर का हीरो।
वो सोफे के बाजू पर हाथ मारे अपनी जहानत पर इतराता हुआ कहकहे लगा गया था। दारान ने मायने खेजी से मुस्कुराहट सजाई, बस सरस बात में हिलाने पर इक्तफा किया था। वाकई बहुत शक्ल मिलती है तुम्हारी उससे, मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं कि मैं जैकी जैसा लगता हूँ। वो गर्दन उठाकर शेखी बगाड़ रहा था। अच्छा, यकीन करें लोग सच कहते हैं, है ना? तुम्हें भी लगा ना ऐसा? वो उनकी उंगली को हवा में उछालते हुए तस्दीक मांग रहा था। खबासत से बत्तीसी निकाले हुए था। दारान उसकी उंगली को धीमी होती रफ्तार को जांच रहा था। अब काम सेकंड्स पर था। अंदर वो तुम्हारे दोस्त हैं? किस काम के सिलसिले में आए हो? तो तुम लोग चाइना? दरवाजे की तरफ इशारा किए वो दारान ने अब अनिल के बारे में पूछ रहा था। उसको हिचकी लग रही थी, आंखें बंद हो रही थीं, जिन्हें ज़बरदस्ती खोलने की नाकाम कोशिशों में मुंह से जावी बिगाड़ रहा था। दारान बड़े आराम से अपनी जगह से उठा। महलूल से भरा गिलास सामने मेज़ पर बड़ी आहिस्तेगी से रखा था। वो अब हवास हो रहा था। गर्दन अब एक तरफ लुढ़क गई थी और आंखें बंद हो चुकी थीं। दारान करीब आया, पेमेंट की जेब में हाथ डाले और उस पर चुका था। तुम्हें अंजाम तक पहुंचाने आए हैं। सियाह आसमान पर अनगिनत सितारों की झूमर झरमुट में आखिरी तारीखों का बारीक सा चांद चमकता हुआ दुनिया में मौजूद बहुत से सियाह बख्त लोगों के दिलों के बेखबर था। कराची में घुटन ज़दा सी गलियों में बेताफोन ज़दा ये घर, जिनके हर सेम ज़दा भरी ईंटें, अंदर रहते हुए मकीनों की घुट्टी और तक जिंदगियों की गुमाजी थीं। 2 कमरों की एक छोटे से स्टोर नुमा ठिठरी पर मुश्तमिल इस घर में रात के 11 बजे ही झींगरों की आवाज़ एक झंझनाहट से की तरह गूंज रही थी। दोनों कमरों की बत्ती गुल थी, जबकि स्टोर में लगा बल्ब जल रहा था। स्टोर को भी कमरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। दिसंबर की यकबस्ता सी सर्दी में जहाँ घर के तमाम मकीन लिहाफों में दुबके सो रहे थे, वहाँ स्टोर में डाले बिस्तर में एक तरफ बेखबर सोई मैरी की करवट के मुख्तलिफ समेत वो सिमटी सी चोर निगाहों के साथ गोद में रखी किताब पर निगाहें दौड़ा रही थी। सियाह रंग के जोड़े पर मैरून शॉल को कंधों के गिर्द लपेटे वो किताब पढ़ने में महो थी। आमना अब उसकी अपनी घर की लाइब्रेरी से इस्लामी किताबें लाकर देने लगी थी। रोशन किताबें, हक सच को बयान करती हुई किताबें, सीधा रास्ता दिखाने वाली किताबें, परस्त राजों पर से पर्दे उठाती हुई किताबें, जिन्हें वो छुपा कर घर ले आती थी। सारी रात वो इन किताबों को पढ़ने में गुजार देती थी। इस्लाम कामिल दीन है, सिर्फ जहन उसको तस्लीम नहीं कर रहा था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल में लगे कफल भी खुलने लगे थे। वो सोचने लगी थी, फिर खोजने लगी थी, फिर मानने लगी थी कि बस एक ईमान लाने की देर थी। दरवाजे खुलने की हल्की सी चरचराहट पर बुरक रफ्तारी से उसने किताब को लिहाफ में छुपाया था। मुस्तरिब सा चेहरा ऊपर उठाया। जोई, जाग रही हो ना? सुनैना अंदर किए पूछते हुए आगे बढ़ी थी। सियाह शॉल कंधों पर लेटे वो अंदर दाखिल हो चुकी थी। आ जाओ। तो तुम नहीं सोई अभी तक? रोशनी सो गई है? हल्की सी घबराहट पर वो बामुश्किल काबू पाए हुए थी। अमूमन इस वक्त सब सो जाते थे, मगर आज सुनैना की बेटी रोशनी बीमार थी। कुछ देर पहले तक उसके रोने की आवाज़ें घर भर में गूंज रही थी। अब शायद वो सो चुकी थी। हाँ, सो गई है। वो दरवाज़ा बंद करने के बाद अब उसके बिस्तर के करीब आ रही थी। जोई की धड़कन तेज़ होने लगी। धक धक की आवाज़ के साथ दिल गर्म होने लगा था। तुम भी सो जाती ना, थोड़ी नींद पूरी हो जाती। कोशिश तो की है, मगर मेरे सर ने बेपनाह दर्द था। चाय पीने को दिल था, मगर तुम्हारे हाथ की हल्की सी मुस्कान ने सुनैना के खुश लबों के किनारों को फैला दिया था। कितने अरसे बाद तो वो यूं मुस्कुराई थी। जोई ने नजरें भरकर उसे देखा था। पीलाहट ज़दा थका चेहरा, आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के उसके हसीन चेहरे को पुरसुम मुर्दा कर गए थे। दिल में एक टीस उठी। 1 साल पहले कैसा खिलता चेहरा था इसका, चमकती आंखें, दमकती सुर्खी, झलकाती रंगत। अभी बना देती हूँ, चलो साथ चलते हैं, किचन में इकट्ठे बनाते हैं। लिहाफ को बड़ी एहतियात से उठाती वो अपनी जगह से उठी। मुबादा सुनैना की निगाह किताब पर न पड़ जाए, वो उससे पहले कि पलट कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। जोई ने सर को हल्का सा खम दिया था और एक जांचती हुई निगाह वापस लिहाफ पर डाली और उसके पीछे पीछे किचन में आ गई थी। छोटा सा बोसा रसीदा किचन में भी मरियम ने बड़े सलीके से साफ कर रखा हुआ था। जोई अब बर्तनों की अलमारी में से केतली निकाल रही थी और सुनैना दूध की बोतल फ्रिज से निकाल कर बाहर ला रही थी। जोई बोतल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए धीमे मगर पुरसोच से लहजे में पुकारा था।
एक कप पानी को केतली पर चढ़ाते हुए मगर अंदाज में हल्का सा हुंकारा भरा था। रहबर रिश्ता भेज रहा है फिर से। खाला ने अम्मा को बताया है कि वो जल्द आएंगे। सुनैना निगाहें झुकाए हुई थी। जोई ने चौंक कर खुशी से देखा था। वो उनका खालाजाद था जिसका रिश्ता पहले सुनैना का अच्छी जगह से रिश्ता आ जाने पर जान ने ठुकरा दिया था। रहबर सुनैना को पसंद करता था। वो अच्छा सुलझा हुआ लड़का था, लेकिन माली हालात अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से जान राजी नहीं हुआ था। ये तो बहुत खुशी की खबर है। जोई के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी, जबकि वो उदासी से सर झुकाए हुए थी। मैंने माँ से साफ साफ कह दिया है, पहले जोई की शादी होगी तो ही मैं करूँगी, तब तक रोशनी भी बड़ी हो जाएगी। मेरे नसीब के इंतज़ार में खुद पर नसीब के दरवाजे क्यों बंद कर रही हो सुनैना? रहबर अच्छा लड़का है जो तुम्हारा एक बच्ची के साथ भी कबूल कर रहा है। बहुत आहिस्तगी से सुनैना के चेहरे पर थोड़ी से पकड़ा कर ऊपर किया था। नसीब वो क्या होता है जोई? उसकी आंखें डबडबाई थी। एक हौक थी जो जोई के दिल में टीस बनकर उठी थी और फिर कम होते हुए जैसे पूरे वजूद में घुल गई थी। पानी केतली में पककर अब पत्ती किनारे से चिपकाने लगा था। जोई ने फौरन पकते पानी में दूध की बोतल उंडेली। सफ़ेद दूध सिया होते पानी में घुलकर अपना रंग बदलने लगा था। पहले मैं अक्सर ये सोचती थी कि काश कोई ऐसा बाज़ार हो जिससे खूबसूरत चेहरा ख़रीद लाऊं। खूबसूरत चेहरों के साथ शायद नसीब फ्री में मिल जाए, लेकिन अब तुम्हें देखती हूँ तो सोचती हूँ नहीं, नसीब खूबसूरत चेहरों से नहीं जुड़े होते। अब्बा को देखकर समझ आती है, नसीब तो दौलत से जुड़े होते हैं। खोया सा लहजा था और आंखें खौलती चाय पर थीं। चीनी को 2 चम्मच केतली में उंडेल कर वो गुमसुम सी खड़ी सुनैना की तरफ पलटी थी। वो मुस्कुराई थी, फीकी सी मुस्कुराहट। सुनैना ने तड़प कर उसके चेहरे पर निगाहें घुमाई थी। तुम बदसूरत नहीं हो जोई, क्यों ऐसा सोचती हो? तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, सियाह बड़ी सी घनी लंबी पलकें। तुम्हारे चेहरे का हर नकोश इतना मासूम और जाजिब नज़र है कि सुनैना जल्द एक ही सांस में जोई को उसकी खूबसूरती के आश्कार कर रही थी। वो बेसाख्ता ही हंस दी, ना ख़त्म होने वाली हंसी। कंधे हिल रहे थे। सियाह किनारे वाले लबों ने नीचे सफ़ेद तरतीब से तराशे दांत भी दिखने लगे थे। हंस क्यों रही हो? सच कह रही हूँ बिल्कुल। और तुम्हारे बाल लोग तो ऐसे कर्ल डालने को पता नहीं कितने पैसे लगा देते हैं। सुनैना ने खफगी से घूरा। वो हंसते हुए चाय के कपों में अंडेल रही थी और सर आहिस्तगी से नफ़ी में हिला रही थी। मैंने कब कहा तुम झूठ कह रही हो? तुम्हें मैं वाकई बहुत खूबसूरत लगती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। किसी और की नज़र से देखोगी तो पता तो नहीं लगूंगी। चाय के कप उसे पकड़ाते हुए वो अब भी हंस रही थी। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखना, एक दिन कोई शहज़ादा आएगा मेरी जोई के लिए। सुनैना जोश से कहकर चाय का कप दोनों हाथ में थामे। उसका मूड एकदम से खुशगवार हो गया था। चाय के कप से उड़ती भाप उसके चेहरे तक उड़ रही थी। फिर से डाइजेस्ट पढ़ने लगी हो ना? मत पढ़ो, हकीकत बहुत तल्ख होती है इससे। जोई ने मसनूई शिकन डाले तनबिया किया था। नहीं तो कहानियों में जीने की तरीके भी तो सिखाते हैं। हर कहानी रोमानवी और ख्यालों से परे तो नहीं होती। बहुत सी कहानियाँ सबक आमोज भी होती हैं। कहाँ क्या गलत है क्या सही, ये सब भी तो सिखाती हैं। अच्छा अम्मा, दादी पढ़ लिया करो। कैसी चाय बनी है ये बताओ? कप के किनारे को लब्बों से लगाए भवें और खट्टा किए हुए सवाल किया था। हाय, बहुत बहुत कड़क। फ्लैट की बालकनी याद दिला दी। वो मुस्कुरा रही थी, आंखें बंद किए हुए चाय की लज्जत को अंदर उतार रही थी। वो वाकई ही बीते अच्छे दिनों की याद में खोई थी, मगर जोई को सिर्फ बालकनी याद नहीं आई थी। कोई और भी था जो सामने पार्क में सफ़ेद पत्थर के बेंच पर सर झुकाए बैठा था। अगर आपको नॉवेल अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। होटल के इस नफीस कमरे में हिना के मध्यम सिसकियों के साथ ही उसके आंसू भी रुंधी बाजगश्त में गूंज रहे थे। ये चोंगिंग के एक 5 स्टार होटल का कमरा था जिसके वस्त में हिना जोई के गले से लगी हुई थी। सिया गरम मुकम्मल बंद कोट को मलबूस वो शफाफ आंसू से तर चेहरे के लिए इन दिनों की नस्बत बहुत बेहतर लग रही थी। जोई गहरे नीले रंग की जर्सी के नीचे पाँव तक आती गुलाबी स्कर्ट जेबतन की हुई थी। बालों के सलीके से चोटी बनाए वो पुरसुकून चेहरे के साथ गले लगे हिना के कमरे को तसल्ली अमीज़ अंदाज में सिला रही थी। मुझे माफ़ कर देना जोई, मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ उठाई है तुमने। शांग जब भी मेरी तरह तुम्हारे घर वालों से बात करवाता था तो वो मेरे सर पर खड़ा होता था।
जो वो कहने के लिए कहता था मैं वही कहती थी। हिना की शादी के बाद उसके वालिदैन के जिक्र पर ही जान और मरियम का पता चला था कि कोई ऐसी चीनी गिरोह है जो ईसाई बच्चों से वहाँ की लड़कियों की शादी करवाता है। हिना के वालिदैन के मुताबिक हिना वहाँ बहुत खुश थी, बस वहीं से जान और मरियम को लिताओ का रिश्ता मिला था, तो इस वक्त उनकी अशद ज़रूरत था। तफ्तीश के लिए एक दफ़ा हिना की बात हो जाने के बाद उन्होंने मज़ीद लिताओ को छानबीन नहीं करवाई थी। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं पगली, तुमने तो अपनी जान पर खेलकर मुझे फ़ोन किया था, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जोई ने आहिस्तगी से कहा। लम्हे भर को चेहरे पर एक साया सा लहराया था, फिर वो मुस्कुराती हुई उससे अलग हुई थी। इसके चेहरे को एक दोनों हाथों में लिया था। भूल जाओ सब जो भी हुआ है, अब पाकिस्तान जा रही हो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना। हिना के शौहर शौंग के बेहोश होते ही दारान और अलीन अब को उसको वहां बांधकर हिना को बाहिफाजत वहां से निकाल लाए थे। ऐसा करना बेहद ज़रूरी था क्योंकि पुलिस को शौंग पूरे सबूतों के साथ पेश करना था। उसके बाद हिना को तहफ़्फ़ुज़ात पुलिस स्टेशन पहुंचाया, जहां उसके शौंग के खिलाफ बयान दिलाया था और चाइना पुलिस की फौरी ही रद्द-ए-अमल पर बेहोश शौंग को उसके घर से तमाम सबूतों समेत गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 2 दिन के अंदर अंदर ही सिर्फ शौंग ही गिरफ्तार नहीं हुआ था, दारान और अनिल ने हिना की वीडियो बनाई थी और उसको वायरल करते हुए पाकिस्तान अहकाम को जगाया, जिनकी तवज्जो इस घिनौने जुर्म की तरफ आज तक गई ही नहीं थी। 2 दिन के अंदर अंदर न सिर्फ चाइना में शौंग से लेकर लिताओ जैसे ऐसे चालबाज तमाम लड़कों की गिरफ्तारी की अमल में लाई गई थी, बल्कि पाकिस्तान में इन जुराइम में मलूस धड़ाधड़ गिरोह अब गिरफ्तार हो रहे थे। बहुत सी लड़कियां हिना के साथ बाजियाब करवा ली गई थीं, जिनको आज रात पाकिस्तान रवानगी थी। जोई को और ख़ुद को दारान अभी भी इस सारे मामले में मुनफी रखा हुआ था। वो जानता था अभी इसका एक्शन पर ब्लैक सेक्स माफिया भी कुछ देर के लिए रूपोश हो गए होंगे, इसीलिए वो इस दौरान जोई को लेकर चाइना से न निकलना था। अब की बार दारान ने स्नूकर के खेल जैसा दांव खेला था। स्टेगर को ऐसे ज़रब दी कि चारों तरफ बहुत सी गेंद न सिर्फ निशाने पर आई थी, बल्कि लड़खड़ाते हुए चारों खानों चित कर दिया था। जोई ने पाकिस्तान में सुनैना और रहबर से बात कर ली थी, जिन्होंने वो अपने मामले में खामोशी इख्तियार करने की तलकीन कर चुकी थी। दारान उसे उससे सारे मामले में बड़े अंदाज में अलग कर रहा था। इस वक्त हिना पाकिस्तान वापसी के लिए तैयार थी। वो जोई से अलविदाई तौर पर गले मिल रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जोई और हिना ने एक साथ दरवाजे की तरफ नज़र घुमाई। दारान के पीछे अनिल कमरे में दाखिल हो रहा था। दारान हनूज अपने लापरवाह से हुलिये में, जबकि अनिल सूट बूटेड था। वो तो खुले से ट्राउज़र्स की जेब में हाथ डाले मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देखने में मगन था, जबकि अनिल अब लब भीजे उनकी तरफ बढ़ रहा था। आपके फ़्लाइट का वक्त है, पुलिस नीचे इंतज़ार कर रही है। हिना ने आहिस्तगी से सरगोशी में सर इस्बात में हिलाया था और फिर जोई को अपने साथ लगाया। अपना ख्याल रखना जोई, न माखों के साथ मोहब्बत से उसके कान में सरगोशी की थी। तुम भी। वो पीछे होकर आहिस्तगी से मुस्कुराती थी। हिना एक मोहब्बत भरी अलविदा निगाह उस पर डालती हुई अनिल के पीछे कमरे से बाहर निकल गई थी। वो अब तक कमरे के वस्त में अपने मोबाइल पर सर झुकाए खड़ा था। जोई को प्रपोज़ करती वीडियो ने पूरे हॉलीवुड में हलचल मचा दी थी। मीडिया वाले और फैंस दारान के गायब होने पर बेचैनी जाहिर कर रहे थे। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आप सभी को ये नावल पसंद आया होगा। अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा कि ताकि आपको इस नावल के नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बाकी आपको ये प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।